अध्याय 36। फ्यूजन कप उद्घोषक ने में डिजाइन प्रतियोगिता का विवरण देने से पहले प्रत्याशा को थोड़ा बढ़ने दिया। जैसा कि आप जानते हैं, कई प्रतिभाशाली पायलटों को मंच पर अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। जहां विजेता होते हैं, वहां हारने वाले भी होते हैं। मेक युद्ध एक क्रूर व्यवसाय हो सकता है, लेकिन क्या होगा यदि हमारे कुछ पायलटों के पास दूसरा मौका हो? क्या आप उन्हें एक अलग वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते देखना चाहते हैं? अधिकांश भीड़ ने उत्साहपूर्वक जय जयकार की। आज प्रतिस्पर्धा कर रहे कई पायलटों ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के अपने मौके गंवा दिए। कई प्रशंसकों को उम्मीद थी कि उनके दलित खिलाड़ी एक बार फिर मंच पर चमक सकते हैं। हम फ्यूजन कप लेकर आए हैं। सर्वश्रेष्ठ स्कोर वाले 8 एलिमिनेट पायलटों को मंच पर इन 8 बेहतरीन देवियों और सज्जनों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। यह मानव अंतरिक्ष के इस पक्ष में पहली प्रतियोगिता होगी जहां पायलट और डिजाइनर दोनों शीर्ष के लिए संयुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे और प्रतिष्ठित कप जीतेंगे। मंच पर 2 रंगों वाला टूर्नामेंट कप दिखाई दिया। यह एक तरफ सोना था और दूसरी तरफ चांदी थी। बीच में एक छोटे से विभाजन से पता चला कि कप के दोनों हिस्सों को एक साथ रखा जा सकता है या अलग रखा जा सकता है। उद्घोषक के पीछे के प्रक्षेपण ने नामों की 2 सूचियों पर प्रकाश डाला। एक सेट में पायलटों के नाम थे और दूसरे पर डिजाइनरों के नाम थे। बहुत से लोग भ्रमित तो दिखे, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वेस ने यह छवि पेश करने के लिए अपनी सहज मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की कि कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि मन ही मन वे पहले से ही प्रतियोगिता प्रारूप पर मंथन कर रहा था। तो वे किस चीज पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? खैर, पायलट के लिए यह वैसा ही है। बस कॉकपिट में प्रवेश करें और अपने प्रतिद्वंद्वी को मंच पर पटक दें। मुख्य बात यह है कि वे किस प्रकार की मशीन का संचालन कर रहे हैं। यदि डिजाइनरों के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैच शुरू होने तक उनके पास बचे 6 घंटों में वे किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं? वास्तविक भागों से एक मेक बनाने के लिए 6 घंटे बहुत कम थे। वेस ने सोचा कि प्रतियोगिता वर्चुअल स्पेस में हो सकती है, जो शर्म की बात होगी क्योंकि वे वास्तविक मेक के निर्माण में मूल्यवान अनुभव खो देंगे। पायलट उन मशीनों को नहीं बदलेंगे जिन्हें उन्होंने पिछली बार संचालित किया था। केवल सबसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घटकों जैसे कि बदलने में मुश्किल इंजनों को ही बदला गया है। यह मेक डिजाइनर को मेक कॉर्प्स के सौजन्य से उपलब्ध विभिन्न उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करके मेक की मरम्मत और ट्यून करने की अनुमति देता है। आप अपनी दोनों आंखों से देख पाएंगे कि कैसे पायलट और डिजाइनर एक साथ मिलकर काम करके अपनी राख से उगने वाले फीनिक्स जैसे अपने उपकरणों को फिर से आविष्कार कर सकते हैं। जैसे ही भीड़ ने नई अवधारणा को अपनाया, स्टेडियम में हजारों जयकारे और तालियां गड़गड़ाने लगीं। हालांकि बेस थोड़ा परेशान दिखे। वह खुद पर निर्भर रहने का आदी था। अब उसे दूसरे पायलट की मशीन की मरम्मत और संशोधन के लिए मिलकर काम करना था। क्या होगा अगर उनकी राय आपस में टकरा गई? डिजाइनर और पायलट की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। पायलट और डिजाइनर दोनों की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सी मशीन लड़ाई में पहले स्थान पर पहुंचती है। यदि डिजाइनर खराब काम करता है, तो पायलट अपने पायलटिंग में 200% लगाने पर भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर, यदि पायलट का दिन खराब चल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेक एक रथ में बदल गया है। उन टिप्पणियों से कुछ उल्लाहनाएं सुनाई दी। क्या आपको लगता है कि यह अनुचित है? खैर, तो क्या हुआ? वास्तविक दुनिया निष्पक्ष नहीं है। हालांकि हमने लोगों के दोनों समूहों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर मिलाने का प्रयास किया है। शीर्ष स्कोरिंग पायलट का मिलान उनके क्वालिफायर में शीर्ष स्कोरिंग डिजाइनर के साथ किया जाएगा।
दूसरे सबसे अच्छे पायलट को दूसरे सबसे अच्छे डिजाइनर के साथ साझेदारी की जाती है इत्यादि। हालांकि उनके शुरुआती बिंदु समान है, जोड़े एक साथ क्या हासिल करते हैं यह अभी भी हवा में है। फ्यूजन कप में भाग लेने वाले 8 पायलटों ने मंच संभालने के लिए अपनी बारी ली। पायलटों को उन साझेदारों की ओर निर्देशित किया गया था जिन्होंने अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी संभाली थी। छठे स्कोरिंग में एक डिजाइनर के रूप में वेस को बेनथाइम के मूल निवासी चार्लोट हॉफमिस्टर के साथ जोड़ा गया। उग्र गंदे सुनहरे बालों वाली महिला का शरीर तेंदुए की तरह था और उसकी पतली आकृति को देखकर उसकी संकुचित आंखें भी उसे उसी तरह देखती थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो युवती ने उसे खतरा समझकर खारिज कर दिया हो। नमस्ते, मैं वेस लार्किंसन हूँ। उसके परिचय पर महिला की फिनिक्स आंखें सिकुड़ गईं। आप लार्किंसन की तरह नहीं दिखते। मेरे परिवार में हर कोई शक्तिशाली नहीं है। वेस ने असहाय होकर कंधे उचकाए। जो कुछ भी, बस मेरी किर्बी को ठीक करो और चीजों को गड़बड़ मत करो। लार्किंसन हो या नहीं, अगर तुमने मुझसे बदला लेने की कीमत चुकाई तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। शांत रहने वाली महिला से कुछ और जानकारी प्राप्त करने के बाद वेस को पता चला कि चार्लोट को अपने प्रतिद्वंद्वी मिरांडा डेल रे के खिलाफ अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, जो अब प्रतियोगिता में दूसरे स्थान की पायलट है। वह मंच पर अपने दूसरे मौके का फायदा उठाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देना चाहती थी। लानत है, वह पेट्रेसिया का साथी है। वेस बड़बड़ाया। दूसरे सर्वश्रेष्ठ पायलट के साथ जोड़ी बनाई गई विरोधियों की एक बहुत ही दुर्जेय जोड़ी के लिए मनाया गया दूसरा सर्वश्रेष्ठ मेक डिजाइनर। अगर मैं इसे यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ तो मुझे अपना पूरा प्रयास करना होगा और कुछ खास करना होगा। हर कोई उन तात्कालिक कार्यशालाओं में गया जिन्हें आयोजकों ने अप्रयुक्त साइड एरेनास में रखा था। पायलटों द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षतिग्रस्त मशीनें पहले से ही एक लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म पर रखी हुई थीं। जब वेस ने चार्लोट की किर्बी को देखा तो उसका दिल धक से रह गया। आपकी किर्बी है एक भारी यंत्र। हाँ, महिला स्पष्ट स्नेह के साथ मुस्कुराई। यह सबसे अच्छा साथी है जिसे कोई लड़की मांग सकती है। वह एकेडमी में मेरे अंतिम वर्ष से ही मेरा दोस्त रहा है। किर्बी वास्तव में एक रायस्लिंग टर्बो फायर RTF 581 था। टर्बो फायर को मध्य सीमा की जबरदस्त मारक क्षमता की अवधारणा के आधार पर बनाया गया था। उस समय यह एक उत्कृष्ट अग्नि सहायता यंत्र था जो युद्ध के मैदान में शक्तिशाली मात्रा में दमनात्मक गोलाबारी प्रदान करता था। यह अखाड़ा द्वंद्व युद्ध के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। आयोजकों को यह पता था और वे मांगों की एक लंबी सूची लेकर आए क्योंकि पहले कुछ हिट्स के परिणाम स्वरूप गंभीर चोटें आईं। सभी प्रक्षेप्य हथियारों की मारक क्षमता काफी हद तक कम हो गई। बदले में मेक की बाह की शक्ति कम होने से हाथापाई के हमलों की शक्ति भी कम हो गई। स्वाभाविक रूप से झटके में पूरे यंत्र का भार डालकर उत्तरार्ध को टाला जा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप टूर्नामेंट में दूरगामी हथियारों पर हावी होने वाली हाथापाई भी हुई, जिसे वेस ने आयोजकों का इरादा मानना था। बहुत अधिक गोलाबारी ने सुरक्षात्मक स्क्रीन पर दबाव डाला जो दर्शकों को विस्फोटों से सुरक्षित रखता था। किसी भी स्थिति में वेस को केवल 6 घंटों में इस लकड़ी से चलने वाले 2 पैरों वाले गन प्लेटफॉर्म को काम करने की स्थिति में लाना था। यह शायद कोई समस्या न लगे, लेकिन जब उसने देखा कि मिरांडा डेल रे ने इसके साथ क्या किया तो वे व्यावहारिक रूप से निराश हो गया। टर्बो फायर के दोनों पैरों को विच्छेदन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण दोनों पूरे पैर टूट गए। इसके अलावा मेक की बाकी सतह पर नापाक रूप से पतले तलवार के निशान थे, जिससे क्षतिग्रस्त हिस्सों का शोषण करना आसान हो गया। इसे ठीक करने में बहुत काम लगेगा, वेस ने गंभीर होकर कहा। सौभाग्य से
उसने उचित समय के भीतर मरम्मत करने के लिए अपने कौशल का पर्याप्त उपयोग किया। एकमात्र समस्या यह थी कि वह केवल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर ही काम कर सकता था, और समय की कमी के कारण कवच में दरारें छोड़ देता था। रखरखाव और मरम्मत के संबंध में भारी मशीनों ने बहुत अधिक संसाधनों और समय की मांग की। यह एक कारण था कि सेवा में हल्के और मध्यम उपकरणों की संख्या भारी उपकरणों से काफी अधिक थी। वेस ने मेक को सीमित रेंज के क्षेत्र प्रारूप के लिए अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने पर चर्चा करने का प्रयास किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दुश्मन करीब आ जाए तो तलवार या गदा वास्तव में मदद करती है। इसे जिप करो, बेवकूफ लड़के। मैं अपने किर्बी को एक गुफावासी के रूप में उपयोग करके उसे कलंकित नहीं करना चाहता। असहाय होकर वेस ने फिलहाल विषय छोड़ दिया। चार्लोट ने दुश्मन के रेंज में आने से पहले उस पर जबरदस्त गोलाबारी करने की अपनी रणनीति को बनाए रखने पर जोर दिया। इसने अनुभवहीन विरोधियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसा कि मिरांडा के खिलाफ उसकी पिटाई से पता चला, कुशल पायलटों के पास इस एक टटू चाल का जवाब था। बहुत अच्छा, मैं आपकी मशीन पर काम करूंगा और उसे काम करने लायक स्थिति में लाऊंगा। उसके पास और भी विचार थे, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखना ही समझदारी समझा। उसे अब चार्लोट का माप मिल गया था और वह जानता था कि वह उसके जिद्दी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल सकता। इससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई कि आयोजकों ने उन्हें एक असहयोगी ग्राहक के साथ काम करने के लिए मजबूर किया। प्रतियोगिता में उन्होंने जो कुछ भी किया उसका गणतंत्र के बाकी हिस्सों में सीधा प्रसारण किया गया। यदि वेस और चार्लोट पहले दौर में हार गए तो वे हंसी का पात्र बनकर रह जाएंगे। अपने मार्क एंटनी के लिए ग्राहक ढूंढने की तो बात ही छोड़िए, सभी पायलट मंच पर इतनी बुरी तरह असफल होने के लिए उन पर हंसेंगे। पैरों को बदलने के लिए इष्टतम स्थिति में आने के लिए किर्बी को काफी संघर्ष करना पड़ा। उनकी अपनी कार्यशाला में इस तरह के काम में कई दिन लग जाते थे, जिसमें से अधिकांश समय विशाल पैर बनाने में खर्च होता था। सौभाग्य से चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के हित में आयोजकों ने लगभग अत्याधुनिक निर्माण उपकरणों के साथ साथ कई हिस्से भी उपलब्ध कराए। 3D प्रिंटर और असेंबलर की लागत क्लाउडी कर्टेन में सेकेंड हैंड गुड्स बैक होम से कम 5 गुना अधिक थी। सरकार के पास यही शक्ति है। जब वेस ने किर्बी के क्षतिग्रस्त निचले हिस्से का निरीक्षण करना शुरू किया तो उसने दुखी होकर सोचा, यदि कोई भी छोटा मशीनी डिजाइनर पूरे राज्य की संपत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। उसने अपना सिर हिलाया और उसके दोनों गालों पर तमाचा भी मारा। उसे खेल में अपना दिमाग लगाने और किसी भी तरह के ध्यान भटकाने से बचने की जरूरत थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी मरम्मत के साथ कुछ एक्स फैक्टर जादू प्रदान कर सकता हूँ। सिद्धांत ने इसे संभव बना दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से वे इसको संदेह था कि यह इस बार काम कर पाएगा। आयोजकों ने पहले से ही अधिकांश भागों का निर्माण और आपूर्ति कर दी थी, जिसका मतलब था कि उनके पास महत्वपूर्ण मात्रा में स्वयं द्वारा डिजाइन और निर्मित भागों का उपयोग करके एक मेक बनाने का कोई अवसर नहीं था। फिर भी उन्होंने खर्च किया उनका समय एक संकीर्ण इरादे को ध्यान में रखने के लिए अपने विचारों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने में लगा। मैं किर्बी को चार्लोट के लिए एक योग्य साथी बनाना चाहता हूँ। यही वह कौन था जिसके लिए वे गया था। चार्लोट को स्पष्ट रूप से पहले से ही अपनी मशीन के प्रति स्नेह विकसित हो गया था और उसने लंबे समय तक इसका संचालन किया। यदि वह उस संबंध को सूक्ष्मता से सुदृढ़ कर सके तो इसका मतलब जीत और हार के बीच का अंतर हो सकता है। लोडर की मदद से वे सुपरी पैरों के बेकार अवशेषों को हटाने के लिए मशीन को ऐसी स्थिति में लाने में सक्षम था। उन्होंने असेंबलर मशीन को डिसेंबल मोड में बदल दिया,
जिससे उन्हें पैरों को धीरे से निकालने और बचे हुए मलबे को धड़ के नीचे के सॉकेट से साफ करने की अनुमति मिली। नए पैरों की स्थापना सुचारू रूप से हुई। उन्होंने उपलब्ध सीमित चयन में से पुराने पैरों के समान एक जोड़ी पैरों का चयन किया। उसके पास पैरों का मॉडल बदलने का कोई कारण नहीं था। उन्हें किर्बी से जोड़ना एक नई मशीन के पैरों को जोड़ने के समान था, हालांकि इसमें कुछ अंतर थे। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आंतरिक फ्रेम को पैरों से पूरी तरह से जोड़ा जाना चाहिए। जबकि वेस ने आयरन स्पिरिट में कई बार ऐसी चीजें की थीं, मंच पर इसे वास्तविक रूप से करने से भारी दबाव आया। फिर भी अंत में पैर पूरी तरह से मशीन से जुड़ गए। इससे मदद मिली कि वेस ने अपने इरादों पर अडिग रहकर नकारात्मक विचारों को सोचने से परहेज किया। वह किर्बी की गंभीरता से मरम्मत करना और उसमें बदलाव करना चाहता था जब तक कि वह चार्लोट के हाथों में विनाश का एक बड़ा उपकरण न बन जाए। मानसिक अनुशासन बनाए रखने से उन्हें अपनी मशीन पर शांत तरीके से काम करने की अनुमति मिली, जिससे देखने वाली भीड़ थोड़ी प्रभावित हुई। जैसे ही मेक डिजाइनरों ने चुपचाप मैच की कार्यक्षमता को बहाल करने पर काम किया, इसका क्वार्टर फाइनल जारी रहा। एक समय में केवल एक ही मैच हुआ, जिससे अधिकांश दर्शक मुख्य मैदान की ओर आकर्षित हो गए। मैच देखने वाले लोग केवल पीछे मुड़कर मेक डिजाइनरों को अपने काम में व्यस्त देखते थे, क्योंकि मैच खत्म हो चुका था और नया मैच अभी शुरू नहीं हुआ था। घंटों बीत गए जब वेस ने मरम्मत करने के लिए यांत्रिकी में अपने ज्ञान और सिस्टम से जो कुछ सीखा, उसका परिश्रम पूर्वक उपयोग किया। उन्होंने दोषपूर्ण बोल्ट और अन्य छोटे भागों को बदल दिया और यह देखने के लिए परीक्षण किया कि क्या किसी घटक को बदलने की आवश्यकता है, जैसा कि मुख्य सेंसर ने किया था, क्योंकि इसमें हेयरलाइन दरार थी। उसके बाद उन्होंने मेक के टूटे हुए भारी कवच का सामना किया। यह एक पेचीदा समस्या थी। सही काम यह था कि क्षतिग्रस्त कवच प्लेटों को नई निर्मित प्लेटों से बदला जाए, लेकिन इसमें कई दिन लग गए। वह या तो अतिरिक्त प्लेटों के साथ दरारों पर बेरहमी से बोल्ट लगा सकता था, जो अनावश्यक रूप से कवच को मोटा कर देता था और मशीन पर बोझ डालता था, या वह एक विशेष कवच समाधान बना सकता था जिसका उपयोग वह दरारें भरने के लिए कर सकता था। दोनों समाधान आदर्श नहीं थे, इसलिए उन्होंने चार्लोट की राय मांगी। हाँ, बस दरारें भर दो। तुम मेरी किर्बी पर अधिक भार डालने का साहस मत करो। मुझे उस विशेष चीज के लिए अपनी गतिशीलता की आवश्यकता है जिसे मैंने उस कुतिया मिरांडा से वापस पाने की योजना बनाई है। वेस केवल चार्लोट के फैसले का पालन कर सकते थे। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सोचा कि यदि चार्लोट अपने दूरवर्ती हथियार फोकस पर अड़े रहने पर जोर देती है, तो बेहतर होगा कि वह अपनी मशीन को बख्तर बंद फायरिंग प्लेटफॉर्म में बदल दे। बहुत बुरी बात है कि मिरांडा के प्रति उसकी जुनूनी नफरत ने चार्लोट को फिर से बैठी हुई बतख में बदलने का डर पैदा कर दिया। वह चाहती थी कि वेस उसकी किर्बी पर कुछ चाकू होल्स्टर लगाए, जैसे कि वह वास्तव में उन्हें अपने भारी मशीन की सुस्त भुजाओं से चला सके। यह उस भालू की तरह होगा जो टेबल टेनिस खेलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने किर्बी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चुपचाप काम किया। अधिकांश छिद्रों को भरने और मेक के कूल्हों पर होल्स्टर्स को चिपकाने के लिए एक त्वरित वेल्ड पूरा करने के बाद, वेस ने नोट किया कि मेक में एक भी महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए उसके पास 2 घंटे से भी कम समय था। उन्होंने मेक के दुर्जय लेजर और बैलिस्टिक हथियार लोडआउट में समायोजन करने पर विचार किया, लेकिन उन्हें चार्लोट से मेक के ऐसे मूलभूत पहलुओं में बदलाव करने की अनुमति नहीं मिली थी। मैं लेजरों को ओवरलोड कर सकता हूं और किर्बी के हथियार माउंट के गोले पर प्रोग्रामिंग को तेज कर सकता हूं। यह हथियारों को काफी हद तक कमजोर कर देगा, लेकिन इससे बंदूकों की शक्ति में अच्छी वृद्धि हो सकती है।
भले ही प्रतिस्पर्धी तकनीशियनों ने पहले ही एक बार उनकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया हो। स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता के नियम स्पष्ट रूप से सुरक्षा उपायों को उलटने से मना करते हैं, लेकिन हथियार की शक्ति बढ़ाने के कई तरीके थे। समस्या यह थी कि अगर उसने चार्लोट से अनुमति मांगी तो वे उसे फिर से गोली मार देगी। वेस को उस सुलगती महिला को दरकिनार करने और उसे अखाड़े में अपना काम निपटाने देने का प्रलोभन महसूस हुआ। अनुमति मांगने की अपेक्षा क्षमा मांगना बेहतर है। उनकी अधिकांश प्रवृत्तियों ने जो कुछ उनके मन में खटक रहा था उसे करने और इसलिए सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन इस प्रतियोगिता को देखने वाले अरबों लोग हैं। क्या मैं दिन के उजाले में इतना घृणित कार्य कर सकता हूँ? साथ ही चार्लोट उसके बारे में क्या सोचती होगी? वह उसके भरोसे को धोखा देगा। उन्होंने लगातार किर्बी को बनाने के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। चार्लोट के लिए अच्छा मैक। यदि वह अच्छे विश्वास के साथ इस पंथ का पालन करना चाहता था तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि जिसे वह एक अच्छा मेक समझता था वह नहीं हो सकता जो चार्लोट को पसंद था। इसके अलावा अगर उसने यह चाल तब अपनाने की हिम्मत की जब अरबों लोग देख रहे थे तो वह ब्राइट रिपब्लिक में कभी भी अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद नहीं ले सकेगा। यदि वह भावी ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता है तो उसे मंच पर ईमानदारी से उचित प्रदर्शन करना होगा। अंततः वे दृढ़ हो गया क्योंकि वह सिद्धांतों पर अड़ा रहा। मैं पहले अनुमति मांगूंगा। अध्याय 37। किर्बी चार्लोट ने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं अल्पकालिक प्रोत्साहन के लिए अपने किर्बी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य का बलिदान नहीं दूंगा। केवल मैं ही इस प्रकार की चीजें करते हैं। वेस ने चाहे कितनी भी बार समझाने की कोशिश की, पायलट अपने रुख पर अड़ा रहा। तब उसे समझ में आया कि चार्लोट के लिए उसकी किर्बी का स्वास्थ्य नफरत करने वाली मिरांडा से ऊपर उठने से भी अधिक महत्वपूर्ण था। शायद हम गलत रास्ते पर चले गए हैं। आइए इसे एक अलग तरीके से आजमाएं। वेस ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, मुझे अपने किर्बी के बारे में और बताओ। आप यह क्यों जानना चाहेंगे? चार्लोट ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। हमारे पास 2 घंटे का समय बचा है और यदि आप मुझे अनुमति दें तो शायद मैं यहाँ वहाँ कुछ बदलाव कर सकता हूँ। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं मशीन के बारे में अधिक जानता हूं और आपके विचारों के अनुरूप सुधार का सुझाव देने में सक्षम हूं। हालांकि उसने दिखाया कि उससे अभी भी इसके बारे में संदेह था। जब बात उसके में की आई तो उसे किर्बी के बारे में डींगे हाँकना बेहतर लगा। मैंने एक टूर्नामेंट में शीर्ष निशानेबाजी का पुरस्कार जीता। उन्होंने प्रथम स्थान पुरस्कार के रूप में मुझे किर्बी उधार दी। यह अब तक मेरे द्वारा संचालित सबसे बेहतरीन मशीन है। वह एक पुराना प्रशिक्षण विशेषज्ञ है, लेकिन मारक क्षमता के मामले में उसके पास भारी हथियारों के बीच सबसे अच्छी विशेषताएं हैं। चार्लोट मशीन की पर्याप्त मारक क्षमता के बारे में बताते हुए आगे बढ़ती गई। वह वास्तव में दुश्मन के मेक को उसके पास पहुंचने से पहले ही स्विस चीज में बदलने की क्षमता को लेकर जुनूनी थी। वेस ने सोचा कि उसने किर्बी को इतना निजीकृत क्यों किया। इसका कारण यह नहीं था कि वह मेक को एक व्यक्ति मानती थी, बल्कि यह कि इसके हथियार लोड आउट में अन्य सभी पिडलिंग मैच की तुलना में बहुत अधिक मारक क्षमता थी, जिनके साथ उसने अभ्यास किया था। उनके शब्दों में, वे छोटे, मध्यम और हल्के मेक पेंसिस थे। मुझे लगता है मैं देख रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं। वेस ने सिर हिलाया। आपका प्रशिक्षण यंत्र एक महान अग्नि सहायक यंत्र है, लेकिन यदि आप उसी यंत्र के साथ मंच पर जाते हैं तो मिरांडा आपको फिर से अपनी तलवार से नष्ट कर देगी। यदि आप कप जीतने का मौका पाना चाहते हैं तो आपको अपनी भेद्यता को निकट श्रेणी के मैच में प्लग करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी किर्बी को बर्बाद करो।
नहीं नहीं, मेरे मन में कुछ अलग है। मैं किर्बी में कुछ अस्थायी परिवर्धन स्थापित करना चाहूंगा। किर्बी के फ्रेम पर और अधिक बंदूकें लगाने के बारे में आप क्या कहते हैं? और भी अधिक बंदूकों की संभावना ने चार्लोट को थोड़ा उत्साहित किया, और जब वे इसने किर्बी के निर्माण और उपलब्ध भागों के आधार पर अपनी योजनाओं को विस्तृत किया, तो उसने उत्साहपूर्वक अपनी स्वीकृति दे दी। टर्बोफायर मॉडल के रूप में इसके डिजाइन ने वर्षों से भारी मारक क्षमता प्रदान करने के एक मजबूत और विश्वसनीय तरीके के रूप में खुद को साबित किया है। इसमें एक बड़ा गठीला द्विपाद निर्माण था, जो इसे पहाड़ियों या संरचनाओं के पीछे छिपने और खुद को अत्यधिक उजागर किए बिना शीर्ष पर अपने हथियारों से फायर करने की अनुमति देता था। इसके मुख्य हथियार इसकी दो भारी तोपें थीं जिन्होंने हथियारों का स्थान ले लिया। इसने टर्बोफायर को हथियारों की एक अच्छी तरह से एकीकृत जोड़ी के साथ छोड़ दिया, जिसे आसानी से कोनों के आसपास और अन्य बाधाओं पर फायर किया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से इसने मेक को राइफल या तलवार जैसे बाहरी हथियार चलाने से भी रोका। हालांकि अधिकांश मेक दो तोपों का समर्थन करने के लिए समर्पित था। मेक में ट्विन लेजर शोल्डर माउंट भी शामिल थे। प्रत्येक माउंट में 3 मध्यम शक्ति वाले लेजर लगे होते हैं और मिसाइलों और हल्के उपकरणों को मार गिराने के लिए आमतौर पर रैपिड फायर मोड में फायर किया जाता है। टर्बोफायर डिजाइन में अतिरिक्त बड़े और अतिरिक्त परिष्कृत सेंसर शामिल थे। उनकी सबसे अच्छी विशेषता उनकी मजबूत लक्ष्यीकरण प्रणाली थी, जो लेजर माउंट को तेजी से बढ़ते लक्ष्यों पर अधिक सटीक रूप से फायर करने की अनुमति देती थी। दौड़ती हुई गाड़ियों की देखभाल के लिए चार्लोट हमेशा ऑटोनोमस शोल्डर माउंट्स पर निर्भर रहती थी। दुर्भाग्य से उसके लिए मिरांडा को इस विवरण के बारे में पता था और उसने नाइट प्रकार के मेक के साथ किर्बी का सामना किया। इस अखाड़े के द्वंद्व के लिए ढाल विशेष रूप से तैयार की गई थी। प्रबलित ढाल के पीछे छुपकर मिरांडा भारी तोप के गोलों से बचने में सक्षम थी और चार्लोट के पीछे तक पहुंचने के लिए लेजर किरणों को काफी देर तक झटकती रही। चूंकि किर्बी के पास अपने हथियारों को मोड़ने का कोई तरीका नहीं था, मिरांडा के पास लकड़ी के भारी मेक के लिए सभी तरह की चीजें करने का पर्याप्त अवसर था। यहाँ तक कि मेक के बड़े सिर के रास्ते में अत्यधिक लंबाई के कारण कंधे के माउंट भी नहीं घूम सकते थे। टर्बोफायर के डिजाइन में इस भारी कमजोरी को दूर करने के लिए बेस ने किर्बी में एक छोटा सा बदलाव जोड़ने की पेशकश की। वह किर्बी की पीठ पर कुछ पीछे की ओर वाले हथियार जोड़ना चाहता था। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम अनुभव और काम पूरा करने में केवल 2 घंटे से भी कम समय होने के कारण वेस को पता था कि यह सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन सही है, अब उसे भीड़ को प्रभावित करने की जरूरत थी और केवल सुरक्षित और उबाऊ मरम्मत पर टिके रहने से इसमें कटौती नहीं होगी। किर्बी भी बेहतर की हकदार थी। मेक के पिछले हिस्से पर हथियार लगाना एक मुश्किल काम था। यह तोप जैसी लंबी बैरल वाली कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि दुश्मन का हथियार एक तरफ खड़ा हो सकता है या उसे काट भी सकता है। हथियार का वजन भी सीमित होना चाहिए, अन्यथा यह मेक के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बहुत पीछे की ओर स्थानांतरित कर सकता है, जिससे उसकी पीठ पर फिसलना आसान हो जाएगा। हम लेजर ऐसा कर सकते हैं। वहाँ कुछ छोटे माउंट उपलब्ध हैं, फिर भी वे पर्याप्त प्रहार नहीं कर पाते। वास्तव में केवल एक ही समाधान था, मिसाइलें। यांत्रिकी के लिए उपलब्ध बुनियादी श्रेणी के हथियारों में 3 अलग अलग विकल्प शामिल थे। लेजर हथियार उच्च सटीकता का दावा करते हैं, उनका वजन अपेक्षाकृत कम होता है और किसी भौतिक गोला बारूद की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने प्यासे सुअर की तरह ऊर्जा भी निगल ली और अविश्वसनीय मात्रा में गर्मी पैदा की। हालांकि उनकी हल्की गति क्षति वितरण का मतलब था कि यदि मेक के सेंसर पर्याप्त अच्छे थे, तो यह मध्य हवा में विस्फोटक गोले भी विस्फोट कर सकता था। बैलिस्टिक हथियार
जिसमें ठोस प्रक्षेप्य के साथ साथ विस्फोटक गोले भी शामिल होते हैं, अक्सर विद्युत चुंबकीय बैरल के माध्यम से दागे जाते हैं। इससे उन्हें ऊर्जा की खपत करनी पड़ी और गर्मी पैदा करनी पड़ी, लेकिन लेजरों की तुलना में बहुत कम अनुपात में। वे आमतौर पर सटीकता और गोला बारूद ले जाने की कीमत पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन दिनों मिसाइलों को मूल रूप से स्वचालित और स्वनिर्देशित विस्फोटक गोले माना जाता था। उनके पास पर्याप्त मात्रा में मारक क्षमता थी और उन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े और परिष्कृत हथियार मंच की आवश्यकता नहीं थी। सबसे सरल मिसाइलों को एक तात्कालिक पाइप से भी लॉन्च किया जा सकता है। उन्होंने मशीन से गर्मी, वजन और जगह के मामले में सबसे कम मांग की, लेकिन अविश्वसनीय मात्रा में जगह लेने के कारण उन्हें पुनः लोड करना भी सबसे अधिक परेशानी भरा था। फिर भी उनकी डिलीवरी में आसानी ने उन्हें बैलिस्टिक हथियार का लोकप्रिय विकल्प बना दिया। ये मिसाइलें भी सैकड़ों अलग अलग किस्मों में आती थीं। सबसे प्रमुख प्रकार की मिसाइलें लंबी दूरी की मिसाइलें थीं, जो लंबी दूरी की यात्रा कर सकती थीं और लक्ष्य तक सटीकता के साथ पहुंच सकती थीं, जब तक कि इसमें सभ्य लक्ष्यीकरण शामिल हो। वेस ने किर्बी की पीठ में जो शामिल करने का निर्णय लिया वह कुछ अलग था। लंबी दूरी की सभी मिसाइलें अच्छी और शानदार थीं, लेकिन नजदीकी दूरी की प्रकृति का मतलब था कि मिसाइलों में मौजूद अधिकांश प्रणोदकों का कभी भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बजाय उन्होंने कम दूरी के रॉकेटों के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि उनके पास 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए पर्याप्त प्रणोदक नहीं था, उन्होंने इसके बजाय अतिरिक्त विस्फोटकों के लिए सभी खाली स्थान का उपयोग किया, जिससे एक बड़ा उछाल आया। उनकी अपेक्षाकृत कम तकनीक और आत्मनिर्भर प्रकृति का मतलब था कि रॉकेट ले जाने वाले लॉन्चरों को स्थापित करना सतह पर धातु के बक्से को वेल्डिंग करने जितना आसान था। वेस ने किर्बी की चौड़ी पीठ पर थोड़े कोणीय अर्धवृत्ताकार व्यवस्था में 3 अलग अलग लॉन्चर स्थापित किए। बीच वाले लॉन्चर ने अपने रॉकेटों को सीधे आगे की ओर इंगित किया, जबकि बगल के 2 लॉन्चरों ने क्रमशः बाईं और दाईं ओर थोड़ा सा कोण बनाया। इससे किर्बी के अंधे धब्बे समाप्त हो गए। स्वाभाविक रूप से वास्तविक इंस्टॉलेशन वर्णित की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल था, लेकिन फिर भी वे लॉन्चर सिस्टम को किर्बी के ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रहा। ठीक है, समय खत्म हो गया है। फ्यूजन कप का पहला मैच सिंगल एलिमिनेशन ब्रैकेट शैली में शुरू होगा। मैच अधिकतम 20 मिनट तक चलेंगे, जिसके बाद प्रत्येक मैच की सर्विस तब तक की जा सकती है जब तक उन्हें दोबारा मंच पर नहीं बुलाया जाता। आपके पास मैचों के बीच बहुत अधिक समय नहीं होगा, इसलिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें और केवल सबसे आवश्यक मरम्मत ही करें। फ्यूजन कप के नियमों में मुख्य टूर्नामेंट की तुलना में थोड़े कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामान्य वित्त प्रतियोगिता में मशीन की मरम्मत हमेशा पेशेवरों की एक टीम द्वारा की जाती थी। फ्यूजन कप ने सारी जिम्मेदारी अकेले में एक डिजाइनर पर डाल दी। व्यवहार में इसका मतलब यह था कि चार्लोट किर्बी को दूसरे मैच के लिए ले जाने से पहले वे केवल मरम्मत कार्य में थोड़ा सा समय ही खर्च कर सकती थी। इसलिए फाइनल में जगह बनाने के लिए वेस को बहुत ही सीमित समय का सर्वोत्तम उपयोग करना था, जबकि चार्लोट को जितना संभव हो उतना कम नुकसान सहते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए मजबूर होना पड़ा। वेस ने चार्लोट के विरोधियों को तुच्छ समझने से इनकार कर दिया। उनमें से 5 ने मुख्य टूर्नामेंट में उच्च रैंकिंग हासिल की, और वे सभी अब तक उसकी लड़ाई शैली से अच्छी तरह परिचित थे ताकि वे जवाबी उपाय तैयार कर सकें। फ्यूजन कप के नियमों के बारे में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि उद्घोषक ने संशोधन अवधि के अंत में यादृच्छिक मिलान अप का खुलासा किया। इसने चार्लोट के तत्काल प्रतिद्वंद्वी को भारी बंदूकधारियों को मार गिराने में विशेषज्ञता वाली एक मशीन लाने से रोक दिया। उद्घोषक ने कोष्ठक प्रकट किए। जैसा कि अपेक्षित था,
आयोजकों ने शायद यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ वहाँ कुछ चीजें की कि फाइनल में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों का आमना सामना हो, सभी मैच जीते। वेस अभी एडविन और उसके साथी के साथ व्यवहार नहीं करेगा। इसके बजाय उनका पहला मैच आश्चर्यजनक रूप से उस चीज से मेल खाता था जो वह बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। पहला मैच शुरू होने दीजिए। चार्लोट हॉफमिस्टर और मिरांडा डेल रे, कृपया मैदान में प्रवेश करें। एक हल्की और भारी मेक दोनों ने मंच पर प्रवेश किया। चार्लोट के टर्बो फायर के कदमों से अतिरिक्त वजन के कारण प्रत्येक कदम के साथ मैदान की सतह टूट गई। हालांकि पीछे लगे रॉकेटों का वजन अपेक्षाकृत कम था, लेकिन अन्य हथियारों की तुलना में यही स्थिति थी। एक बार गोला बारूद खत्म हो जाने पर इसने चार्लोट की चाल को और भी बड़ी बैठी हुई बतख में बदल दिया। मिरांडा की मेक सुंदरता में एक बयान था, फैंटासिया के विपरीत नहीं। मिरांडा का प्रशिक्षण तंत्र पतला और स्त्रीयोचित दिखता था। फैंटासिया के साथ अपनी परिचितता के साथ बेस ने उन समानताओं को देखा जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मिरांडा का मेक भी केजिया आर्मामेंट्स द्वारा डिजाइन किया गया था। केवल इसी कंपनी ने स्त्रीयोचित दिखावे पर सबसे अधिक जोर दिया। जीत को अलविदा कहो, क्योंकि यह महिला तुम्हें सबक सिखाने जा रही है। जब वे तैयार सिग्नल का इंतजार कर रहे थे तो चार्लोट ने ताना मारा, हे। मिरांडा ने अहंकार पूर्वक बकवास बातें की, अपनी बातचीत को निजी रखने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने एक बार तुम्हारी गांड मारी थी, दोबारा मारूंगा। अरे हाँ, खैर मैंने कुछ आश्चर्य तैयार कर लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर दोबारा हमला कर सकती हो तो मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस भेज दूंगा। वेस ने बस अपना चेहरा ताड़ लिया। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वे हाई स्कूल में वापस आ गया हो। संयोग से उसने पेट्रेसिया की ओर देखा, जो उसी तरह हताश लग रही थी। मेक डिजाइनरों के पास शांत दिमाग था। उन्हें दिमाग सुनकर देने वाले पाठों को सहना पड़ा जिन्हें उन्हें पढ़ना पड़ा। दूसरी ओर मैकपायलट साहस और अंतर्ज्ञान के पक्षधर थे। बहुत अधिक सोचने से झिझक पैदा हुई, जो तब बिल्कुल भी वांछनीय नहीं था जब गोले और मिसाइलें पायलट के सिर के ऊपर से उड़े। किसी भी स्थिति में सिग्नल हरा हो गया। चार्लोट के लक्ष्य को भ्रमित करने के लिए मिरांडा की महिला में एक तेजी से जिगजैग गति में आगे बढ़ती हुई हरकत में आ गई। उसके में के अत्यधिक उन्नति सीएम सिस्टम क्रियान्वित हो गए। अन्य सहायक प्रणालियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक मॉड्यूल के कारण नग्न आंखों में विकृतियां दिखाई देने लगीं। यह एक विशेष धुएं का परिणाम था जिसने ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण प्रणालियों में बाधा डाली और उन्हें ढेर सारा कचरा डेटा प्रदान किया। हालांकि चार्लोट ने दर्शकों को दिखाया कि वह यूं ही भारी गनर विशेषज्ञ नहीं थी। मिरांडा के ईसीएम के माध्यम से अपने लक्ष्यीकरण सिस्टम को भेदने की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपने लक्ष्य को ठीक किए बिना अपनी तोपों और लेजर को व्यापक रूप से फैलाया। लेजर किरणों और प्रक्षेपों का अराजक प्रसार मिरांडा को प्रभावित करने में विफल रहा, लेकिन उनमें से कुछ निकटता से ही उसे नुकसान पहुंचाने के करीब आ गए। मिरांडा ने इधर उधर बेवकूफ बनाना बंद कर दिया और एक तिरछे कोण पर आगे बढ़ने का रास्ता तय किया। हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वे कभी भी सीधे रास्ते में दूरी को बंद न करें जिससे आसान हिट की अनुमति मिल सके। चार्लोट की अद्भुत मारक क्षमता के बावजूद उसका कोई भी हथियार हिट नहीं हुआ। जब मिरांडा आधे रास्ते पर पहुंची तभी उसके थोड़ा करीब एक विस्फोटक गोला फटने से उसके में के पैरों में मामूली क्षति हुई। इसने कवच की कुछ परतें उतार दी, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा था चार्लोट, तुम हमेशा मेरे नीचे रहोगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि चार्लोट थोड़ा घबरा गई थी और उसने अपने लेजर माउंट पर बहुत अधिक भार डाल दिया था।
हथियार अपने अधिकतम चक्र से आगे निकल गए और तब तक फायर करते रहे जब तक लॉन्चर ज्यादा गर्म नहीं हो गए। वेस को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि लॉन्चरों की मरम्मत करना कितना कठिन था। हथियारों के लिए आवश्यक अखंडता की उच्च मांगों के कारण अन्य घटकों की तुलना में ओवरहीटिंग ने लेजर हथियारों को थोड़ा अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया। यदि फोकस करने वाले तत्व थोड़े से हटे होते तो जो बैरल बाहर निकलता वह एक तंग बीम नहीं था, बल्कि एक व्यापक फैलाव था जो एक घातक हथियार की तुलना में एक टैनिंग मशीन की तरह अधिक महसूस होता था। मिरांडा को न केवल शॉट्स की बढ़ती आवृत्ति के कारण बल्कि कम दूरी के कारण भी कई हिट का सामना करना पड़ा। करीब आने का मतलब था कि चार लोड की लक्ष्यीकरण दृष्टि में उसकी प्रोफाइल बढ़ गई। इससे भारी मशीन की हल्की मशीन से टकराने की संभावना बढ़ गई। हालांकि जैसे जैसे मिरांडा ने दूरी कम करना जारी रखा, हिट दर कम हो गई। भले ही लेजरों ने अपनी उन्मत्त गोलीबारी जारी रखी, उसकी मशीन के बगल में चकमा देने से डिग्री की मात्रा बढ़ गई। दोनों के बीच की दूरी कम होने के बाद चार लोड को अपना लक्ष्य समायोजित करना पड़ा। यह मिट्टी के कबूतर को 5 मीटर दूर और 50 मीटर दूर से गोली मारने के बीच के अंतर जैसा था। यदि मिट्टी के कबूतर को दूर से हवा में फेंका जाता है तो निशानेबाज को प्रक्षेप्य को ट्रैक करने के लिए अपने हथियार को अधिकतम कुछ डिग्री तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी का कबूतर बहुत करीब उड़ता है तो निशानेबाज को अपने शरीर को 1 सेकेंड में 100 डिग्री तक मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारी मशीनों ने कुख्यात रूप से अपनी मशीनों को धीरे धीरे घुमाया, यहाँ तक कि टर्बो फायर के बड़े लेकिन सुस्त लेजर माउंट भी मिरांडा की मशीन के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस जाऊंगा तो फिर से सोचें। मेरा साथी अंधा नहीं है और न ही मैं हूँ। जैसे ही मिरांडा किनारे पर खड़ी हुई, उसकी तलवार से उसकी तलवार टूट गई। किर्बी वेस उससे डरता था, जबकि किर्बी ने अपने सामने और पीछे की आंख पर बहुत अधिक खतरा उत्पन्न किया, लेकिन किनारों को किसी भी हथियार से कवर नहीं किया जा सका। पेट्रेसिया ने पहचान लिया होगा कि वेस ने क्या साजिश रची और मिरांडा को किर्बी के पीछे के खतरे की याद दिलाई। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वेस विकल्प से डरता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे या चार लोड को कार्रवाई का अनुमान था। वेस ने अपनी चचेरी बहन मेलिंडा के ऑनलाइन कारनामों से सीखी गई रणनीति को अपने साथी को बताया। उम्मीद है कि वह इसका सही समय पर उपयोग कर सकती है। जैसे ही तलवार किर्बी की बाह पर लगने वाली थी, चार लोट ने निकटतम लेजर लॉन्चर को बलपूर्वक अलग करके जवाबी कार्यवाही करने का फैसला किया। अत्यधिक गर्म घटक ने मिरांडा की तलवार के वार को अवरुद्ध और विफल कर दिया, जिससे प्रकाश यंत्र रुक गया। इस बीच चार लोट ने अपनी मशीन को लगभग 45 डिग्री तक मोड़ने के लिए खरीदे गए समय का सफलतापूर्वक उपयोग किया, जो उसके रॉकेट लॉन्चर में से एक के लिए घिसे पिटे स्त्री यंत्र का सामना करने के लिए पर्याप्त था। लॉन्चर ने अपने संपूर्ण रॉकेटों को व्यावहारिक रूप से बिल्कुल ठीक बिंदु रिक्त सीमा पर विसर्जित कर दिया। अध्याय 38। कठिन यदि एक लॉन्चर एक ही बार में अपने संपूर्ण रॉकेटों को उगल दे तो क्या होगा? कुछ सचमुच शानदार और भयानक। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने किससे पूछा। मिरांडा तुरंत संकट से अवगत हो गई और उसने अपनी तलवार को आगे की ओर फेंककर एक युवा अभिजात वर्ग के रूप में अपनी प्रतिभा साबित की, जबकि अपने दोनों हाथों से अपनी ढाल के पीछे छिपकर जितना संभव हो उतना छोटा प्रोफाइल पेश करने के लिए झुकना सुनिश्चित किया। तलवार ने कुछ रॉकेटों को एक तरफ गिरा दिया। वॉरहेड्स में निर्मित सुरक्षा के कारण लॉन्चर के करीब होने के कारण वे जल्दी विस्फोट करने में विफल रहे। इसके बजाय वे उड़ गए या फर्श पर गिर गए, जो काफी हद तक निष्क्रिय थे। जहां तक अन्य रॉकेटों की बात है,
ऊपरी हिस्सा बिना किसी हानि के झुकते हुए मेज के पार उड़ गया, जबकि निचला हिस्सा ढाल के खिलाफ जोरदार तरीके से फट गया। सभी प्रक्षेपयों की मारक क्षमता में कमी के कारण रॉकेट ढाल को भेदने में विफल रहे, हालांकि इससे कुछ परतें उखड़ गईं। विस्फोटों की तीव्रता ने मिरांडा की कमर को भी पीछे की ओर हिला दिया। हाँ, मुझे और भी बहुत कुछ मिल गया है जहां से वे आया है, शार्लेट ने तवनज़ कसते हुए कहा कि उसकी भारी मशीन 45 डिग्री और घूम गई, जिससे उसकी किर्बी की पीठ एक सीधे कोण पर उसके प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही थी। मिरांडा की दिशा में मिसाइलों का एक और गोला आने से उसका संपर्क टूट गया। उसने अपनी ढाल आगे रखते हुए एक रोल करने की कोशिश की। इससे वह सफलतापूर्वक अधिकांश रॉकेट बैराज से बच गई, हालांकि उसकी ढाल का निचला कोना अंततः उन कुछ प्रोजेक्टाइल से अलग हो गया जो उस पर पर्याप्त बल से हमला करने में कामयाब रहे। इससे पहले कि मिरांडा अपने जीवित रहने का जश्न मना पाती, चार्लोट के अंतिम लॉन्चर ने अपना पेलोड उड़ा दिया। आप पतंगे आखिरकार मादा मेघ अपने दांतों की त्वचा के साथ आखिरी लहर से बच निकली। इसके कवच पर विस्फोट करने वाले कुछ रॉकेट छाती के एक हिस्से में गड्ढा खोदने में कामयाब रहे। यह आपके लिए शहरमात है, चार्लोट ने प्रसन्नतापूर्वक कहा और वे धीरे धीरे मुड़ती रही, जिससे उसे अपनी फैली हुई तोप और लेजर माउंट को प्रस्तुत करने का मौका मिला। उस तरफ के हथियारों ने एक भयंकर गोलाबारी की, जिसने लहूलुहान मिरांडा और उसके साथियों को और अधिक क्षतिग्रस्त कर दिया। लानत है, अगर ये बेवकूफी भरे रॉकेट ना होते तो मैंने अब तक तुम्हारे अंग नोच डाले होते। जब से मिरांडा रॉकेटों से बचने के लिए चकमा देकर आगे निकल गई, उसने पहल खो दी। उसकी मशीन को गति बढ़ाने के लिए समय की आवश्यकता थी, और इससे पहले कि वह अपनी गति बढ़ाती, चार्लोट को बहुत अधिक क्षति पहुंचाने का एक प्रमुख अवसर मिला। किर्बी ने मिरांडा की गतिशीलता को खराब करने की उम्मीद में पैरों पर भयावह निशाना साधा। एक भाग्यशाली उच्च विस्फोटक तोप का गोला पैरों के करीब विस्फोट करने में कामयाब रहा, जिसने महिला में के पैरों के बाकी कवच को छीन लिया। छोटे विस्फोट के बल ने मिरांडा की चाल को भी असंतुलित कर दिया, जिससे उसकी महत्वपूर्ण गति कम हो गई। ठीक है, मैं इसे फाइनल के लिए सहेजना चाहता था, लेकिन अब आपने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि पेट्रिसिया ने मेरे मेक को क्या उपहार दिया। ओह, वेस ने अपने होंठ काटे क्योंकि मिरांडा ने अंततः मैच को गंभीरता से लिया। वह जानता था कि मिरांडा हमेशा कुछ न कुछ आरक्षित रखती है, क्योंकि पेट्रिसिया जैसी प्रसिद्ध मेक डिजाइनर अपने साथी को बोरिंग स्टॉक मेक में बाहर नहीं जाने देगी। मादा मेक का पिछला कवच एक कठोर उड़ान प्रणाली को प्रकट करने के लिए खुल गया। वेस को लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उस कमबख्त पेट्रिसिया ने मेरा डिजाइन चुरा लिया। पेट्रिसिया ने न केवल उसका विचार चुराया, बल्कि उसमें सुधार भी किया। उसने पिछले कवच का विस्तार और ढलान इस तरह से किया जिससे जगह खाली हो गई, जबकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उस स्थान पर एक लघु उड़ान प्रणाली जुड़ी हुई थी। इस तरह के छिपे हुए आश्चर्य को बनाने में जितनी इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी, उससे वेस का दिमाग चकरा गया। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि पेट्रिसिया में भयानक क्षमता थी। मिरांडा की मशीन ने अपने क्षतिग्रस्त पैरों की देखभाल करना बंद कर दिया क्योंकि कॉम्पैक्ट उड़ान प्रणाली ने इसे पर्याप्त गति के साथ फर्श से ऊपर यात्रा करने की अनुमति दी। लाइट में की चकमा देने की क्षमता में काफी सुधार हुआ। पर्याप्त गति बनाने के बाद यह दूसरे प्रदर्शन के लिए किर्बी की ओर उड़ गया। चार्लोट ने कॉकपिट के अंदर अपने दांत पीस लिए। उसका पिछला कवच था खाली रॉकेट लॉन्चरों के बोझ से दबे हुए। हालांकि उन्होंने अपना पेलोड पहले ही जारी कर दिया था, फिर भी उन्होंने उसका वजन थोड़ा कम कर दिया। इसके अलावा मिरांडा से बचने के लिए उसने अपने कंधे के एक माउंट का बलिदान दिया।
केवल एक लेजर माउंट बचे होने के कारण उस पर मंडराते खतरे से बचने के लिए बहुत दबाव डाला गया। मैं एक और कार्य में प्रवेश कर गया, और इस बार भले ही मिरांडा ने अपनी तलवार एक तरफ फेंक दी थी, फिर भी उसने अपने बैकअप चाकू को खोल दिया। उसके पास अभी भी पर्याप्त घातकता थी, फिर भी इसका उपयोग कभी नहीं हुआ, क्योंकि चार्लोट ने अंततः लाइट में की हथियार भुजा पर एक महत्वपूर्ण प्रहार किया। मिरांडा चाकू को अपने में के दूसरे हाथ में बदलने में कामयाब रही, लेकिन ढाल को पकड़ने के दौरान हुई क्षति के कारण उंगलियों ने चाकू को अस्थिर रूप से पकड़ लिया। ध्यान भटकने से चार्लोट को कुछ और शॉट लगाने का मौका मिला। जब उसके अगले तोप के गोले ने फिर से प्रकाश व्यवस्था को प्रभावित किया, तो प्रतियोगिता की अंतर्निहित सुरक्षा ने काम करना शुरू कर दिया और प्रक्षेप्य को निष्क्रिय कर दिया। हर कोई एक पल के लिए चुप हो गया। फिर जब उन्हें परेशानी महसूस हुई तो उन्होंने बड़े पैमाने पर खुशी मनाई। फ्यूजन कप का नंबर 2 पसंदीदा खिलाड़ी आश्चर्यजनक रूप से छठे स्थान के दावेदार से हार गया। चार्लोट माइक्रोफोन के माध्यम से चिल्ला रही थी, जबकि दूसरे पक्ष के पक्षधर लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो कि यह हो रहा है। दोनों पायलट कॉकपिट से बाहर निकल गए, जबकि तकनीशियनों ने क्षतिग्रस्त मेक्स को उठाकर अपनी कार्यशालाओं में वापस ले लिया। 2 पायलट और 2 मेक डिजाइनर एक दूसरे को बधाई देने और हाथ मिलाने के लिए मैदान के बीच में मिले। जब उसने अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को देखा तो चार्लोट की मुस्कुराहट पर अहंकार हावी हो गया। यह एक अच्छा मैच था। मैं भाग्यशाली हो गया, मिरांडा ने उस पर व्यंग्य किया। उन्हें इन बकवास टूर्नामेंटों में भारी मैचों को और भी अधिक दंडित करना चाहिए। आपकी मशीन का वजन मेरे वजन से कम 3 से 4 गुना ज्यादा है। वैसे नियम यह नहीं कहते कि आप एक भी नहीं ला सकते। भारी क्लब में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। हमें सबसे मोटे गधे मिले। हारा हुआ पायलट जवाब में बस खींच उठा। जैसे ही दोनों पायलटों ने कुछ बातें की, बेस ने झिझकते हुए पेट्रिसिया से हाथ मिलाया। उसकी सौम्य मुस्कान और कोमल छोटे हाथ ने उसे एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके इतना करीब होने से उसके आकर्षक लाल बालों और उसके प्यारे डिंपल का प्रभाव बढ़ गया। आपने चेसिस में उड़ान प्रणाली को एकीकृत करके वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। यह मेरे जैसे कुछ बक्सों को कवच में वेल्डिंग करने से कहीं बेहतर है। यदि मेरे मेक पार्टनर ने अंत में भाग्यशाली हिट हासिल नहीं किया होता, तो यह प्रतियोगिता अलग तरह से समाप्त हो सकती थी। पेट्रिसिया ने सिर हिलाया। अपने आप को छोटा मत समझो। आपने जिसे बढ़ाने के लिए चुना वह अंततः बहुत बेहतर साबित हुआ। आपने एक अंतर पाटने का फैसला किया, जबकि मैंने मिरांडा की ताकत को 2 गुना कर दिया। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी विकल्प गलत है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, यह आपके लिए बेहतर रहा क्योंकि हमारे मैचअप में उड़ान क्षमता की तुलना में अतिरिक्त मारक क्षमता बहुत अधिक उपयोगी थी। सच कहूं तो मिरांडा और मैं दोनों को मध्यम या हल्के मैक्स से लड़ने की उम्मीद थी। विवाद में एकमात्र भारी मेक आपका है। दोनों ने अपने अपने उपकरणों के लिए डिजाइन विकल्पों के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत की। वास्तव में वे इसके मन में एक स्पेक्टर को सुविधाजनक बनाने की कोशिश थी, लेकिन वे उसके लिए एक गुप्त हथियार था। इसके बजाय उन्होंने यह कहकर पेट्रिसिया का ध्यान भटका दिया कि उन्हें चार्लोट को कोई भी बदलाव करने के लिए समझाने में कठिनाई हो रही थी। अधिक हथियारों के प्रति अपनी रुचि से सहमत होने के कारण ही उसने रॉकेटों को मंजूरी दी। इसके बजाय मिरांडा ने मुझे नेतृत्व दिया, पेट्रिसिया ने समझाया। एक प्रतिभाशाली पायलट के रूप में वे कई प्रकार के हल्के विमान चलाने में कुशल है, इसलिए जब मैंने आपकी उड़ान प्रणाली योजना को उसके विमान में ढालने का प्रस्ताव रखा, तो वे तुरंत सहमत हो गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ,
तो मुझे अपने साथी को उसकी संरचना को आकार देने में अधिक शामिल करना चाहिए। उद्घोषकों द्वारा अगले प्रतियोगियों को बुलाए जाने के बाद दोनों टीमें अलग होगी। चार्लोट और वेस कार्यशाला में लौट आए जहां पराजित किर्बी ने विश्राम किया, जबकि मिरांडा ने अंततः कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चार्लोट ने इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त नुकसान पहुंचाया। मेक के बाएं कंधे पर लेजर माउंट नहीं था और ओवरहीटिंग के कारण पूरे मेक को अभी भी मामूली आंतरिक क्षति हुई थी। अत्यधिक गर्म होने वाली मशीन ने उनकी मरम्मत के मामले में गंभीर समस्याएं खड़ी कर दीं। एक मेक जो हर तरफ ओवन की तरह गर्म होती है, इसका मतलब है कि हानिकारक गर्मी मेक के सबसे गहरे अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर जाती है। ऐसी मशीन को अधिकतम तत्परता से सुधारने के लिए वेस को मशीन को अलग करने और प्रत्येक घटक पर एक एक करके काम करने की आवश्यकता थी। पतले तार और छोटे घटक विशेष रूप से अत्यधिक स्थानीय गर्मी से क्षति के प्रति संवेदनशील थे। यह चलेगा। यह पहली बार नहीं है जब मैंने किर्बी पकाया है। वह मार झेलने के लिए बना है। चार्लोट ने लापरवाही से घोषणा की और वह पास के सोफे पर बैठ गई और अपना एनर्जी ड्रिंक पी लिया। वेस ने हताशा में आह भरी। मंच पर दोबारा बुलाए जाने से पहले हमारे पास केवल 1 से 2 घंटे का समय होता है। यह रॉकेट लॉन्चरों को फिर से भरने और किर्बी के खाली कंधे पर एक और लेजर माउंट लगाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। मेरे पास मरम्मत करने का समय नहीं है। मुझे यकीन है कि इस मशीन की जरूरत है। तो मत करो। मैं बस मुक्कों से लुढ़क जाऊंगा। यदि मेरा किर्बी थोड़ा धीमा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले से ही घोंगे की गति से चलने का आदी हूँ। वेस ने वास्तव में अपनी जीत की संभावनाओं को भाग्य पर नहीं छोड़ना पसंद किया। पेट्रिसिया और मिरांडा के खिलाफ उनके आश्चर्यजनक उलटफेर ने भीड़ का कुछ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनमें से अधिकांश ने अपनी जीत का श्रेय अपने विरोधियों की दोषपूर्ण रणनीति को दिया। भाग्यशाली होने के कारण मैच जीतना उनके मेक डिजाइनिंग कौशल को साबित नहीं करता है। यदि चार्लोट और वेस किसी तरह अगले मैच में एक और जीत हासिल करने में सफल हो जाते हैं, तो वे साबित कर सकते हैं कि उनके पास वास्तविक कौशल है। यदि वेस ने अपनी क्षमताओं को पर्याप्त रूप से साबित कर दिया, तो उसके लिए अपनी खुद की मशीन बेचने में बहुत आसानी होगी। उन्होंने अभी भी अपना अंतिम लक्ष्य ध्यान में रखा। फ्यूजन कप जीतना जीवन या मृत्यु का मामला नहीं था। इससे केवल उनके अन्य लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली। अपने प्रतिस्पर्धियों का काम कैसा चल रहा है, इस पर नजर रखते हुए वह मरम्मत कार्य में लग गया। उनमें से अधिकांश में उच्च गति द्वंद्व या तनावपूर्ण लड़ाई शामिल थी, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवारें लहराईं। इससे भीड़ पिछले मैच में चार्लोट के एक तरफा शूटिंग उत्सव की तुलना में कहीं अधिक उत्साहित हो गई। खाली रॉकेट लॉन्चरों को फिर से भरने में बहुत कम प्रयास करना पड़ा। इसमें केवल थोड़ा समय लगा क्योंकि वेस के पास उपलब्ध मशीनें एक समय में केवल एक रॉकेट को अपनी ट्यूब में डाल सकती थीं। इसके बाद वेस ने प्रतियोगिता में पेश किए गए स्पेयर पार्ट्स के ढेर को खंगाला और टर्बो फायर के मानक लेजर माउंट के निकटतम दिखने वाले समकक्ष को चुना। चार्लोट के कंधे के माउंट को आपातकालीन रूप से उतारने से क्षतिग्रस्त अवशेषों को हटाना एक नाजुक ऑपरेशन था। यदि वेस यहाँ खराब हो जाता है, तो नया लेजर माउंट मानकीकृत सॉकेट में फिट नहीं होगा, जो लेजर माउंट को मैक के लक्ष्यीकरण प्रणालियों से जुड़ने और इसके रोटेशन के लिए बिजली खींचने में सक्षम बनाता है। सौभाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मेक को इस प्रकार के कार्यों के लिए बनाया गया था, क्योंकि वे इसको सॉकेट को साफ करने में कोई बाधा नहीं आई। लेजर माउंट को सावधानीपूर्वक संलग्न करने के बाद वेस ने यह सुनिश्चित करने में कुछ समय बिताया कि मेक के प्रोसेसर ने अपने लक्ष्यीकरण सिस्टम को नए माउंट पर सही ढंग से समायोजित किया है।
सटीक रूप से फायर करने के लिए विभिन्न मॉडलों को अलग अलग मापदंडों की आवश्यकता होती है। इसने मूल मॉडल जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन त्वरित सुधार के लिए इसने काम किया। आवश्यक मरम्मत पूरी करते समय वेस ने अपने माथे से नमी हटा दी। फ्यूजन कप में प्रवेश से पहले मेक को हुई क्षति को छोड़कर किर्बी ने अपनी उच्चतम युद्ध स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। इस बीच मैदान में कुछ अन्य मुकाबले भी हुए। अलग अलग मात्रा में क्षति और बदलाव के साथ खेल रहे मेक्स ने मंच में प्रवेश किया और अपने समकक्षों के साथ मुकाबला किया। वेस ने जिस चीज पर सबसे अधिक ध्यान दिया वह मैच था जिसने उनके अगले प्रतिद्वंद्वी का फैसला किया। मैच एक तरफा अंदाज में आगे बढ़ा। एक असहाय शूरवीर जो पिछले टूर्नामेंट में 8वें स्थान पर था, उसे एक झड़प प्रकार के मेक के खिलाफ अपनी बैकअप पिस्तौल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। झड़प करने वाले ने 2 सब मशीन गन का इस्तेमाल किया और क्रूर धैर्य के साथ मशीन के चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसा लगता है कि एसएमजी का वह साथी मेरा अगला प्रतिद्वंद्वी होगा, चार्लोट ने टिप्पणी की, क्योंकि वे पहले से ही अपने अगले संभावित प्रतिद्वंद्वी को आकार दे चुकी थी। मुझे आशा है कि मेरा कवच कार्य के अनुरूप होगा। झड़प करने वाला खिलाड़ी मध्यम भार वर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन लगभग हल्के मेक की तरह आगे बढ़ता है। वेस ने प्रतिभागियों के नामों की जांच की और पता चला कि झड़प करने वाले पायलट का नाम अलेक्जेंडर स्टील था। उनका मेक डिजाइनर माइकल ड्यूमोंट नाम का एक साथी था, जिसने दूसरे दर्जे के राज्य में स्थित एक निजी संस्थान में अध्ययन किया था। यह आदमी पेचीदा दिखता है। पेट्रेसिया के विपरीत, जिसने केवल बुनियादी बातों में सर्वोच्च स्तर तक महारत हासिल की, माइकल नई प्रगति और बेहतर तकनीकों से अधिक परिचित है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर हिस्मेक की पूरी क्षमता को रोक रहा है। उनका वर्तमान प्रतिद्वंद्वी अपने तुरुप के पत्ते को उजागर करने लायक नहीं है। चार्लोट की सहज मुस्कान गंभीर भ्रूभंग में बदल गई। अगर अलेक्जेंडर के हमलावर के पास छिपा हुआ कार्ड होता तो उसके चिंतित होने का कारण था। आमतौर पर भारी बंदूकधारी आसानी से मारक क्षमता और कवच में अंतर के कारण झड़प करने वालों को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर झड़प करने वाले ने अपने हथियार लोड आउट को बदल दिया? सब मशीन बंदूकें शूरवीरों के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि वे आपको पकड़ नहीं पाती हैं और उनके पास सीमा पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता नहीं होती है। लेकिन जाहिर तौर पर यह आपके लिए काम नहीं करेगा, चार्लोट। उसने इस एहसास पर सिर हिलाया। अपनी खुद की मशीन के विपरीत, जिसके हथियार काफी हद तक स्थिर थे, अलेक्जेंडर सिर्फ एसएमजी को नीचे रख सकता था और लड़ाई में अधिक उपयुक्त हथियार ले सकता था, जैसे भारी ढाल या कवचभेदी राइफल। यह लचीलापन एक आंतरिक लाभ था जिसका आनंद कार्यात्मक हथियारों वाले सभी ह्यूमनॉइड मेक्स ने लिया। वेस ने अलेक्जेंडर की चाल पर ध्यान दिया। सीजर ऑगस्टस और मार्क एंटनी के लिए कवच को अनुकूलित करने के अपने पिछले अनुभव के साथ, उन्होंने पहचाना कि अखाड़े में लड़ने वाली मशीन पूरी तरह से अलग डिजाइन दर्शन का पालन करती है। यह दुबला, चिकना और वायुगतिकीय लग रहा था, जैसे कि यह एक हल्की मशीन की तुलना में अधिक तेज गति से आगे बढ़ना चाहता हो। और एक प्रमुख अर्थ में इसने अधिकांशतः इसकी कीमत पर ऐसा परिणाम प्राप्त किया, अपने जहाज पर हथियारों की लोड आउट को सीमित करना। मेक में कलाई, कंधे या पीठ पर लगे हथियार प्लेटफॉर्म रखने का कोई संकेत नहीं था। जब अलेक्जेंडर ने अपने अपमानित प्रतिद्वंद्वी पर जीत हासिल की, तब तक वे इसको पता था कि आखिरी मिनट में कुछ बदलाव करने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा था। क्या उसे किर्बी के लक्ष्यीकरण प्रणाली में सुधार करना चाहिए? शायद इसका भार बढ़ाने के लिए कुछ और कवच प्लेटें जोड़ें। उसे इस अनुमान लगाने के खेल में पड़ना पसंद नहीं था। प्रत्येक निर्णय निश्चित कोहरे से ग्रस्त था।
क्या एक विकल्प अमीरी या बर्बादी की ओर ले गया? टालना बंद करो, वेज। आप मंच पर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपको गोलियों से पसीना आ रहा है। गहरी सांस लेने के बाद वेस को काफी हद तक संयम प्राप्त हुआ। आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास जो समय बचा है, मुझे संदेह है कि मैं आपके लोडआउट में कोई महत्वपूर्ण बदलाव कर पाऊंगा। मैं किर्बी को परिष्कृत करने पर काम करने जा रहा हूं। मैंने अपनी किर्बी को बेकार रखने के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने किर्बी द्वारा सही किया है, और मैं इसकी सराहना करता हूं। आप जैसे डिजाइनर प्रकार के लोग उतने दकियानुसी और संकीर्ण विचारों वाले नहीं हैं जैसा कि हर कोई कहता है कि आप लोग हैं। तुम बहुत खूब हो। उह, धन्यवाद। तो आपका क्या विचार है? चार्लोट ने अपना उत्साह वापस पा लिया और उस पर कुटिलता से मुस्कुराई। यह देखते हुए कि मैं एक और त्वरित प्रकार का सामना करने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप निम्नलिखित बदलाव करें। अध्याय 39। भाग्य या कौशल। जब वेस ने नई मरम्मत और संशोधित किर्बी को रवाना किया, तो उसकी अभिव्यक्ति मिश्रित थी। चार्लोट द्वारा सुझाए गए संशोधन ने किर्बी को इस तरह से बदल दिया कि उम्मीद है कि यह अलेक्जेंडर स्टील के लिए एक अवांछित आश्चर्य के रूप में आएगा। माइकल ड्यूमोंट भी यही सोच रहे होंगे। योग्यता में चौथे स्थान पर रहने वाले कम महत्वपूर्ण मेक डिजाइनर ने पेट्रिसिया या एडविन की तरह बाहें नहीं उठाई थीं, लेकिन उनके पास इसे यहां तक पहुंचाने की वास्तविक क्षमताएं थीं। झड़प करने वाले का सहज और व्यावहारिक रूप से अक्षुण्ण रूप उसके मरम्मत कौशल का प्रमाण था। किर्बी का भारी, बोझिल रूप एक बार फिर मैदान में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, उसके कदमों से शांत क्षेत्र गूंज उठा। मीडियम मैक हमेशा की तरह बेदाग दिख रहा था, हालांकि इसने अपनी जुड़वां सब मशीन गन को डबल पतंग ढालों के लिए बदल दिया। लानत है, यह हास्यास्पद है। वेस ने मन ही मन बुदबुदाया और इस हास्यास्पद लोडआउट को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेच के लिए युद्ध के मैदान में दोहरी ढालें लाना अनसुना नहीं था। दो ढालों ने दूरगामी क्षति के विरुद्ध बड़ी मात्रा में सुरक्षा प्रदान की। रक्षात्मक स्थिति रखने वाले नाइट प्रकार के मेक अक्सर अपने अधिक कमजोर साथियों के लिए महान रक्षक बन जाते हैं यदि वे अधिकतम कवर के लिए दो ढाल रखते हैं। कुछ समझदार निर्माता उद्देश्य निर्मित टावर ढालों को बेचकर भी कार्यवाही में शामिल हो गए, जिनका वजन ईंट की तरह था, लेकिन अविश्वसनीय सजा का सामना कर सकते थे। यही कारण है कि यह धारणा कि अलेक्जेंडर अपने तेज और फुर्तीले हथियार के लिए भारी ढालों की एक जोड़ी रखता था, हास्यास्पद लगती थी। औसत मात्रा में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए गतिशीलता में अपना लाभ क्यों छोड़ें? ढालें किर्बी की बंदूकों के खिलाफ उपयोगी साबित हो सकती हैं, लेकिन उनके वजन ने झड़प करने वाले को बैठे हुए बतख में बदल दिया, जिससे चार्लोट ने अलेक्जेंडर को उसके दुश्मन तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिकंदर के पास कोई और हथियार हो? टाइमर की गिनती कम हो गई। दर्शकों में से बहुत से लोगों ने इस मैच पर ध्यान दिया। इसने न केवल यह निर्धारित किया कि कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी, बल्कि इसने दो असामान्य रूप से संशोधित मैचों के बीच लड़ाई का भी संकेत दिया। भीड़ फ्यूजन कप के पीछे के विचार को समझने लगी थी। इसमें न केवल एक पायलट के निर्णय और कौशल का परीक्षण किया गया, बल्कि इसमें उसके साथी की चालाकी भी शामिल थी। मेक डिजाइनर की भूमिका भले ही पायलट जितनी आकर्षक न हो, लेकिन उसकी हर चाल ने युद्ध के मैदान को इस तरह प्रभावित किया जो कम प्रभावशाली नहीं था। इस कारण से वे माइकल से काफी डरता था। उस व्यक्ति ने अपनी क्षमता को अच्छी तरह से छुपाया, क्योंकि उसने जो झड़प की योजना बनाई थी, उसके बेदाग मुखौटे के नीचे क्या छिपा था, इसका कोई संकेत नहीं मिला। 3, 2, 1 प्रारंभ। जैसे ही चार्लोट ने अपने लक्ष्यीकरण सिस्टम को शामिल करने की प्रतीक्षा किए बिना अपनी सभी बंदूकें निकाल दीं,
मैच में विस्फोट हो गया। उसका हाथ से किया गया निशाना काफी हद तक पर्याप्त साबित हुआ, क्योंकि उसके दोनों विस्फोटक गोले झड़प करने वाले की ढालों पर सीधे विस्फोट कर गए। आश्चर्य की बात यह है कि ढाल भारी हमलों के खिलाफ कायम रही। किर्बी के कंधों से दागे गए लेजर ने ढाल की सतह पर केवल अप्रभावी गर्मी बिखेरी। किर्बी की बाह की तोपों से गोले की दूसरी बौछार मजबूत ढालों को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में विफल रही। 4 लोड के गोली चलाने से ठीक पहले झड़प करने वाला व्यक्ति ढालों के सामने अपनी मुद्रा को चौकोर झुकाते हुए शांति से आगे बढ़ा, जबकि ढालों ने स्किर्मिशर की अड्डे गति में बहुत योगदान दिया। अलेक्जेंडर के त्रुटिहीन पायलटिंग कौशल ने सुनिश्चित किया कि उसकी मशीन ने अपना संतुलन बनाए रखा। यह कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि वेस ने भी उसके सामने के दृश्य को समझने की कोशिश नहीं की। आयोजकों द्वारा प्रदान की गई सामग्रियों की तुलना में ढालें अविश्वसनीय सजा का सामना करने में सक्षम थीं। क्या वे धोखा दे रहे हैं? लाखों की भीड़ के सामने? संभवतः नहीं। इस तरह के खुलेआम नियम तोड़ने से यंग टाइगर्स की सारी विश्वसनीयता खत्म हो गई। प्रदर्शनी फिल्मेक डिजाइनरों के पास उपलब्ध सभी अत्याधुनिक मशीनरी पर विचार करते हुए माइकल ने ढालों की एक मौजूदा जोड़ी को इतनी उन्नत संरचना के साथ व्यवहार किया होगा कि इसमें 2 दर्जे के राज्य के कुछ रहस्य शामिल होने चाहिए। वह इस अनुमान पर मुंह बना लिया। जब आयोजकों को माइकल्स के कंधों पर नजर डालने का मौका मिला तो वे शायद बहुत खुश हुए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, उसकी जानकारी शायद ब्राइट रिपब्लिक के उच्च अधिकारियों को नहीं होगी। शायद ब्राइट रिपब्लिक ने मेक डिजाइनरों को पायलटों के साथ साथ कुछ प्रसिद्धि हासिल करने की अनुमति देने के अलावा अन्य कारणों से फ्यूजन कप की शुरुआत की। इसका तात्पर्य यह था कि गणतंत्र नई तकनीकों को चुराने के लिए बेताब था, जो हास्यास्पद था। हालांकि इसे केवल एक छोटे स्टार देश के रूप में स्थान दिया गया है, फिर भी अधिकांश निगमों की तुलना में इसके पास अकल्पनीय संपत्ति है। बेंथीम और वहां उभरते मेक उद्योग से उन्हें जो आय हुई, उससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके पास अपने तकनीकी आधार को बढ़ाने के लिए संसाधन है। फ्यूजन कप के पीछे जरूर कुछ और होगा, कुछ ऐसा जो मैं अभी तक नहीं देख सकता। किसी भी मामले में वेस ने जो कुछ भी सोचा था वह क्षेत्र में स्थिति को बदल नहीं सकता है। ढाल वाला झड़पकर्ता काफी करीब आ गया और विस्फोटों की गतिज शक्ति के कारण किर्बी तक पहुंचने में विफल रहा, जिसने उसे पीछे धकेल दिया। हरग, आपके खोल को खोलने में क्या लगता है? शार्लेट हताशा में चिल्लाई और अपनी तोपों से फायर करना जारी रखते हुए उसने धीरे धीरे अपनी मशीन को पीछे की ओर बढ़ाया। उसने अपने लेजर माउंट को शांत रखा। लेजरों ने ढालों को नगण्य क्षति पहुंचाई। अगर वह अत्यधिक गर्म होने की स्थिति तक गोली चलाती रही तो इससे उसे दुश्मन से भी अधिक नुकसान हुआ। जब स्किर्मिशर अंततः हाथापाई में शामिल होने के लिए काफी करीब आ गया, तो अलेक्जेंडर ने धैर्यपूर्वक गोले की एक और जोड़ी का इंतजार किया, जो उसकी टूटी हुई लेकिन अभी भी बरकरार ढाल को प्रभावित करेगी। जैसे ही तोपों ने अपना पेलोड छोड़ा और एक और गोला दागा, ढालें गिर गईं और गर्म चाकुओं की एक जोड़ी मेक के हाथों में घुस गई। तो यही तो है जो तुम छुपा रहे थे, चार्लोट चिल्लाई जब उसने अंततः अपने लेजरों को फिर से चालू कर दिया। इस सीमा पर शॉट्स की बौछार ने उसके प्रतिद्वंद्वी के कवच में कुछ भयानक जलने वाले छेद बना दिए। फिर भी लेजरों में किसी भी तरह से झड़प करने वाले को रोकने या बाधा डालने की छिद्रण शक्ति का अभाव था। बड़ी मात्रा में निरंतर क्षति से कुशल तरीके से निपटने के लिए मेक्स अक्सर रैपिड फायर लेजरों का उपयोग करते थे, लेकिन इस तरह के संकीर्ण फोकस ने उन्हें अलेक्जेंडर जैसे अचानक हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया। झड़प करने वाले ने हवा में छलांग लगाई और अपने चाकुओं के दोनों सिरों को किर्बी के कंधे के माउंट में डाल दिया, जिससे तुरंत उन्हें छेद दिया गया और लेजरों को नष्ट कर दिया गया।
अपने अगले गोले के पुनः लोड होने की प्रतीक्षा करने के लिए बहुत अधीर, चार्लोट ने बस अपनी तोप की नलियों को लटकते हुए स्किर्मिशर पर टिक कर दिया और सफलतापूर्वक उसे अपने मैक के फ्रेम से दूर कर दिया। दुर्भाग्य से झटके से तोपों के आंतरिक मॉड्यूल को कुछ नुकसान हुआ, जिससे उनकी पुनः लोडिंग प्रक्रिया रुक गई। इसके बजाय चार्लोट ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मिलते हैं चूसने वाले 3 बॉक्स अनुमा रॉकेट लॉन्चरों में से एक में छिपे बूस्टर जीवंत होते ही भड़कने लगे। चार्लोट ने वेस से इसे शामिल करने का अनुरोध किया था। उनकी राय में उनकी पीठ पर 3 रॉकेट लॉन्चर लगाए जाना थोड़ा ज्यादा था। वह उनमें से एक को कुछ ऐसे कोन वाले बूस्टर से बदलना चाहेगी जिससे उसे अपनी मशीन को तेजी से घुमाने में मदद मिल सके। अधिकांश भारी मछलियां जमीन पर व्हेल की तरह होगी। चार्लोट को अपने नए रॉकेट लॉन्चर बहुत पसंद थे, लेकिन वह जानती थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे खड़े नहीं होंगे और रॉकेट को मुस्कुराहट के साथ उन पर लॉन्च नहीं होने देंगे। इसलिए उसने एक लॉन्चर को खोखला करने और उसके स्थान पर कुछ त्वरण बूस्टर भरने के रचनात्मक विचार की कल्पना की। एक पायलट के रूप में उनके पास इस तरह के ऑपरेशन में शामिल चुनौतियों की सराहना करने की पृष्ठभूमि नहीं थी, खासकर क्योंकि उनके पास समय की कमी थी। फिर भी उनके नवोदित जूरी रिगिंग कौशल ने एक ऐसा समाधान तैयार करने के लिए पूरी ताकत से काम किया जिसने असंभव को ऐसी चीज में बदल दिया जो काम कर सकती थी। इस मैच को समय पर पूरा करने के लिए ऑपरेशन को तेजी से खत्म करना था। रिकॉर्ड समय में बेस ने लॉन्चर को खोखला करने में कामयाबी हासिल की, आंतरिक स्थान को बुरी तरह से खुरचने के लिए एक उन्नत कटिंग और स्क्रैपिंग टूल का उपयोग किया। फिर वे भागों के ढेर के पास गया और छोटे आपातकालीन बूस्टर का ढेर खोदा। मेक डिजाइनर अक्सर एक बार आपातकालीन बूस्ट प्रदान करने या मॉड्यूल को बाहर की ओर लॉन्च करने के लिए इन एक उपयोग बूस्टर इकाइयों को प्रकाश या मध्यम मेज पर लगाते हैं। ऐसे बूस्टर किसी भारी मशीन के पूरे बल को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, लेकिन अगर किर्बी ने बूस्टर द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बल को तेजी से मोड़ने के लिए उधार लिया, तो उनके पास परेशानी को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। अलेक्जेंडर ने घटनाओं के अचानक मोड़ पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। इससे पहले कि किर्बी घूम सके और अपने रॉकेट उस पर पेश कर सके, उसने रोटेशन को बनाए रखने के लिए अपनी बेहतर गति का इस्तेमाल किया। प्रतिक्रिया थोड़ी देर से आई। जैसे ही चार्लोट ने उसे अपने फायरिंग आर्क में पकड़ा, उसने पहले ही अपना मध्य लॉन्चर निकाल दिया। लॉन्च किए गए अधिकांश रॉकेट विफल रहे, किसी भी चीज से टकराया और बुरी तरह उड़कर जमीन पर या सुरक्षा स्क्रीन पर विस्फोट कर गया। कुछ रॉकेटों ने झड़प करने वाले को एक नजर से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उनके निकटवर्ती विस्फोटों ने मे की दाहिनी बाह को कुचल दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे खराब हथियारों से लैस मेक ने चाकू गिरा दिया। विस्फोटों के कारण झड़प करने वाले का संतुलन भी बिगड़ गया, जो गति पर निर्भर रहने वाली मशीन के लिए लगभग घातक परिणाम था। एक और चक्कर लगाओ। जब चार्लोट ने अपना दूसरा और अंतिम रॉकेट पॉड सक्रिय किया तो वे बेहद खुशी से चिल्लाई। रॉकेट कई दिशाओं में अनियंत्रित रूप से उड़े, जो खराब और घटिया स्थापना का संकेत है। फिर भी रॉकेटों के अंतर्निहित प्रसार ने चार्लोट को अपना जाल चौड़ा करने में मदद की, जिससे झड़प करने वाले को उसकी कमर के पास चोट लगी। कुछ कवच प्लेटें झुक गईं और पास में आराम कर रहे इंजनों को परेशान किया। अभी दोनों मशीनें गतिरोध में थीं। चार्लोट ने अपने रॉकेट खाली कर दिए और अपनी लेजर खो दी। उसने अपनी तोप की भुजाओं को फिर से जोड़ा और प्रार्थना की कि उसकी मशीन जितनी जल्दी हो सके उन्हें पुनः लोड कर सके। दूसरी ओर सिकंदर ने एक हाथ खो दिया और उसके कवच को कुछ क्षति पहुंची। हालांकि उसे कोई घातक चोट नहीं लगी थी,
लेकिन उसकी मशीन खतरनाक रूप से असंतुलित थी और दूसरे हमले का प्रयास करने की स्थिति से बाहर थी। उसे करीब आना था। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन अलेक्जेंडर की चाल चार्लोट के अभी भी लोड हो रहे हथियार ट्यूबों से होकर गुजर गई। उसने एक तेज चाकू से किर्बी के सिर पर वार किया, जिससे उसके मुख्य सेंसर सफलतापूर्वक क्षतिग्रस्त और निष्क्रिय हो गए। अचानक हुए हमले के कारण चार्लोट लड़खड़ा गई, लेकिन उसने किर्बी के भारी पैर से किक मारने के लिए पर्याप्त समझदारी बरकरार रखी। मीडियम मशीन के पैरों पर एक जोरदार झटका लगा, जिससे कवच अलग हो गया और घुटने के कुछ संवेदनशील हिस्सों को नुकसान पहुंचा। अलेक्जेंडर ने अपनी मशीन को चाकू निकालने और किर्बी पर फिर से वार करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन क्षति के कारण उसकी मशीन ने एक छोटे से क्षण के लिए अपना संतुलन खो दिया। किर्बी के चेस्ट माउंटेड बैकअप सेंसर पर स्विच करने के बाद चार्लोट ने अपनी ताजा पुनः लोड की गई तोप भुजाओं से फिर से निशाना साधा। जैसे ही बैरल ने उसके प्रतिद्वंद्वी को ट्रैक किया, उसने अपनी बाईं तोप से गोली चला दी। जैसे ही झड़प करने वाले का चाकू किर्बी के कवच के अंतराल में से एक में घुसा, हथियार से गोली चल गई। बकवास। विस्फोटक होल अपनी न्यूनतम सुरक्षा सीमा के भीतर टकराने के कारण विस्फोट करने में विफल रहा। यदि शेल ने अपने विस्फोटक पेलोड को पूरी ताकत से विस्फोटित किया, तो लक्ष्य और किर्बी दोनों विस्फोट त्रिज्या की चपेट में आ जाएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए किर्बी के गोला बारूद को काफी कम कर दिया गया था, इसलिए किर्बी सुरक्षित रह सकती थी, लेकिन सुरक्षा सीमा अप्रभावित रही, जिसके कारण चार्लोट को श्राप मिला क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चाकू ने किर्बी के बाएं हाथ के जोड़ के पास की जगह पर प्रहार किया, जिससे हाथ की तोप निष्क्रिय हो गई। लेकिन इससे पहले कि अलेक्जेंडर हथियार निकाल पाता और पीछे हट पाता, चार्लोट उन्मत्त हो गई और किर्बी के ऊपरी धड़ को आगे की ओर धकेल दिया, जिससे वह अलेक्जेंडर की दिशा में गिर गया। अभी भी अपने पिछले हमले से उबरने के बावजूद झड़प करने वाला समय पर पीछे हटने में विफल रहा, जिससे वह किर्बी की गिरती गति में फंस गया। कोई नहीं बोला, यहाँ तक कि वेस भी अपना मुंह खुला करके खड़ा था। हर कोई बस देखता रह गया जब झड़प करने वाले ने किर्बी के भारी वजन के नीचे अपने बचे हुए अंगों को हास्यास्पद तरीके से हिलाने की कोशिश की। यह एक छोटे चूहे को बिल्ली के पंजे के नीचे से भागते हुए देखने जैसा था। कुछ भी काम नहीं आया। शार्लेट अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किर्बी के वजन को हिलाकर उसे पैनकेक में तब्दील कर सकती थी। विजेता चार्लोट हॉफमिस्टर और वेस लार्किंसन हैं। उनकी टीम सफलतापूर्वक फाइनल में पहुंच गई है। जैसे ही रेफरी ने कई सफारियां सक्रिय की, अलार्म बज उठा। अखाड़े के फर्श के नीचे से मोटी रोबोटिक भुजाएं निकलीं और कठिनाई से किर्बी को ऊपर उठाया। प्रभारी लोगों को स्पष्ट रूप से डर था कि किर्बी वास्तव में पतले मध्यम में के कॉकपिट को अपने बड़े पैमाने पर कुचल सकता है। वेस उन्हें दोष नहीं दे सका। झड़प करने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे उसने इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए कॉकपिट के चारों ओर के कवच का भी त्याग कर दिया हो। जैसे ही पायलट अपने कॉकपिट से बाहर निकले, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए मैदान के केंद्र में एकत्र हुए। आपकी जीत पर बधाई, अलेक्जेंडर ने असहाय होकर चार्लोट से हाथ मिलाते हुए कहा। तुमने मुझे उस गिरावट से अच्छी तरह पकड़ लिया। वास्तविक युद्ध के मैदान में इस तरह का स्टंट करना लापरवाह आत्महत्या होगी, लेकिन मुझे लगता है कि द्वंद्व की स्थिति में यह आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। चार्लोट इस बहाने से नाराज हो गई। यदि यह मेरे वश में होता, तो वे गोले तुम्हारी मशीन को टुकड़े टुकड़े कर देते। वे सुरक्षा बकवास हैं। मेरी किर्बी सजा ले सकती है। जबकि दोनों पायलट एक दूसरे को बहाने बताते रहे, वेस और माइकल ड्यूमॉन्ट थोड़ी दूरी पर एक दूसरे से मिले। बेहतरीन इंजीनियरिंग।
मुझे नहीं पता कि आपने इतने कम समय में उन ढालों को इतना टिकाऊ कैसे बना लिया। माइकल ने एक उदास मुस्कान दी। यह सिर्फ एक चाल है। जब आप अंतिम स्थान पर हों तो इसकी तुलना अंतिम दौर में पहुंचने से नहीं की जा सकती। वेस को मेक डिजाइनर का लहजा पसंद नहीं आया, हालांकि उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे एक असामान्य मैके वाले अच्छे पायलट के साथ जोड़ा गया। उसका भारी मेक बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है, बस इतना सारा सामान इधर उधर ले जाने से। मैं जानता हूं कि इसने आपको कठिन स्थिति में डाल दिया है। विनम्रता ने माइकल की अभिव्यक्ति को और भी अधिक खराब कर दिया। यदि इस वर्ष की मेक डिजाइन प्रतियोगिता इस बकवास फ्यूजन कप में नहीं बदली होती तो आप मुझे बधाई दे रहे होते। तुम सही हो कि तुम भाग्यशाली हो, पंक। आपकी टीम ने मेरी टीम को निष्पक्ष रूप से हराया, लेकिन अगर यह सिर्फ आपके और मेरे बीच टकराव की बात आई तो मैं 100 में से 99 बार आपके साथ हार मानूंगा। यदि वेस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बहुत सारे रिकॉर्डर उसकी ओर इंगित किए गए थे तो वे उसे अपने मन की बात बता देता। इसके बजाय उसने अपनी मुस्कुराहट जारी रखी और सीधे माइकल की ओर पीठ कर ली, यह संकेत देते हुए कि जहां तक उसका सवाल था बातचीत खत्म हो चुकी थी। जब तक संभव हो आपको शालीनतापूर्वक इस्तीफा दे देना चाहिए। माइकल ने अपना विदाई शॉट दिया। ऐसा मत सोचो कि तुम एडविन मैकेनी पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने एक कारण से न्यू रूबार्थ साम्राज्य में अध्ययन करने की योग्यता प्राप्त की। आप उनके ज्ञान की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। काफी उचित। किर्बी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रही थी। इसके दोनों कंधे पर लगे लेजर बहुत सारे थे, जबकि इसकी एक बाह की तोप भी निष्क्रिय हो गई थी। अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि मैच के अंत में किर्बी का अचानक गिरना मेक के अंदरूनी हिस्सों पर प्रभाव छोड़ गया। मेक्स को इस तरह गिरने के लिए नहीं बनाया गया था कि उनका सारा वजन दूसरी दिशा में स्थानांतरित हो जाए। आयोजकों ने सौभाग्य से उनकी स्थिति को ध्यान में रखा और वे इसको किर्बी को यथासंभव ठीक करने के लिए भरपूर समय दिया। उनके मैदान खाली करने के कुछ ही समय बाद मुख्य टूर्नामेंट फिर से शुरू हो गया। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल को पूरा होने में काफी समय लगा। मुख्य कार्यक्रम के फाइनल से ठीक पहले वेस और चार्लोट को एडविन और उनके साथी की टीम के खिलाफ लड़ने का कार्यक्रम था। मैं नहीं जानता कि एडविन कितना मजबूत होगा, लेकिन भले ही यह अपरिहार्य हो कि हम हारें, मैं बिना लड़े नहीं हारूंगा। अध्याय 40। फाइनल। जब किर्बी ने कार्यशाला में प्रवेश किया तो वेस को हुई क्षति की मात्रा देखकर गंभीर लग रहा था। नाजुक कंधे के लेजर माउंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि चाकू के घाव ने बाह की तोपों में से एक को निष्क्रिय कर दिया था, जिसे ठीक करना बहुत कठिन था। इसके अलावा पहले मैच से अत्यधिक गर्मी से हुई क्षति ने अभी भी मेक के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अचानक गिरावट ने निश्चित रूप से कुछ चीजों को ढीला कर दिया है। कुल मिलाकर किर्बी को एक सप्ताह में ठीक किया जा सकता है। वैसे भी किर्बी के आज रात आखिरी बार मंच पर आने के कार्यक्रम से पहले वेस के पास अधिकतम 1 या 2 घंटे ही थे। उन्होंने मैदान पर नजर डाली, जहां नवंबर स्थापित फ्यूजन कप के शीर्ष पसंदीदा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। कप के शीर्ष पायलट क्रिस्टोफर यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने। दुर्भाग्य से उसके लिए वे मुख्य टूर्नामेंट में अनुमानित नंबर 1 मैच पायलट के खिलाफ मुकाबला करके बाहर हो गया। इस प्रकार सभी ने अनुमान लगाया कि इट ने उसे वास्तविक पुरस्कार जीतने का कुछ हद तक दूसरा मौका दिया है। उनके मीडियम मेक में मोटे कवच और एक भयानक लोड आउट था, जिससे हर जगह अखाड़े में जाने वाले लोग नफरत करते थे।
उनकी कलाई पर लगे फ्लेमेथ्रोवर और स्टबी शॉटगन जैसे हीट प्रोजेक्टर ने उनकी मशीन को अंतिम नजदीकी स्ट्राइकर में बदल दिया। उनके हथियार से होने वाली क्षति ठोस प्रक्षेपियों जितनी प्रबल नहीं हो सकती है, लेकिन उनमें दुश्मन को उसके कॉकपिट के अंदर पकाने की खतरनाक संपत्ति थी। इष्टतम परिस्थितियों में स्ट्राइकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा उन पर फेंकी गई हर चीज को टैंक में डाल दिया और उन्हें लगातार गर्मी से उड़ा दिया, जिससे अपरिहार्य जीत हुई जब दुश्मन की मशीन व्यावहारिक रूप से ऐसी लग रही थी जैसे उसने ज्वालामुखी के अंदर गोता लगाया हो। इस तरह का खेल अखाड़े के माहौल में पहले से ही डरावना था, लेकिन वेस को एडविन मैकेनी की अधिक परवाह थी। उड़ाऊ पुत्र, जो सबसे बड़े मानव सुपरस्टेट्स में से एक से लौटा, वेस वास्तव में जो कुछ भी उसने पकाया उससे डर गया। अब तक उसने जो देखा, उससे पता चला कि स्ट्राइकर इतनी अच्छी तरह से बख्तरबंद टीम की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था, और उसे इसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं दिखी। क्रिस्टोफर का वर्तमान प्रतिद्वंद्वी अपने खेल का थोड़ा सा परीक्षण करने में कामयाब रहा, लेकिन पिछले मैच में हुई क्षति के कारण वास्तव में क्रिस्टोफर की बढ़त को खतरा नहीं था। चार्लोट क्रिस्टोफर के अदम्य प्रदर्शन पर नाराज होगी। क्रिस्टोफर एक घमंडी कुतिया का बेटा है, लेकिन उसके पास इसका समर्थन करने के लिए उपलब्धियां हैं। वह अपनी कड़ी मेहनत के कारण इस वर्ष के शीर्ष स्नातकों में से एक बन गए। उन्होंने गरीबी और प्रशिक्षण संसाधनों की कमी पर काबू पाकर कई अन्य मेक पायलटों को हराया, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। लार्किंसन परिवार से होने के कारण वे इस कल्पना कर सकते थे कि यह कितना कठिन था। संपन्न परिवारों और संगठनों के पायलटों ने विशेष आभार, आपके घर में व्यक्तिगत मशीन सिमुलेटर और कभी-कभी आपको जमीनी स्तर से निर्देश देने वाले निजी ट्यूटर्स का भी आनंद लिया। मैच जितना लंबा चलेगा, क्रिस्टोफर को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। हमें किर्बी को इस तरह से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी जिससे मैच को जल्दी समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसे सीधे मुझे बताओ तब। बाह कैसी है? क्या आप चाकू का घाव ठीक कर सकते हैं? एक उच्च शक्ति वाले स्कैनर से परामर्श करने के बाद वह इस परिणामों पर उदास हो गया। चाकू बहुत गहराई तक धंसा। वह गर्म चाकू कई आवश्यक केबलों और फीड को काट देता है। मैं पूरी भुजा को तोड़े बिना इसे ठीक नहीं कर सकता। बेहतर है कि हाथ को कंधे की सॉकेट से हटा दें और उसके स्थान पर दूसरा हाथ चिपका दें। जाहिर है, चार्लोट को यह विचार बहुत पसंद नहीं आया। टर्बो फायर में हथियार तोपों का एक बहुत विशिष्ट सेट था। आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पेयर पार्ट्स में उसी मॉडल का हथियार शामिल नहीं था। उसे एक अलग हथियार की आदत डालनी होगी या पूरी तरह से उंगलियों वाली ह्यूमनॉइड भुजा पर स्विच करना होगा। शोल्डर लॉन्चर्स के बारे में क्या? मैं उन्हें सामान्य लॉन्चरों से बदल सकता हूं। उनका लेजर होना भी जरूरी नहीं है। जब अलेक्जेंडर ने आपके लेजर माउंट को नष्ट कर दिया, तो उसके चाकू केवल आवरण और आंतरिक घटकों में घुसे। उसके बाद उन्होंने छेद करना बंद कर दिया, जिससे मॉड्यूलर सॉकेट बरकरार रहे। यदि आपको तेज और सटीक लक्ष्यीकरण की परवाह नहीं है, तो मैं जल्दबाजी में आपके लिए कंधे पर लगे माउंट की एक नई जोड़ी तैयार कर सकता हूं, लेकिन अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद न करें। चार्लोट ने एक पल के लिए अपने विकल्पों पर विचार किया। सबसे पहले शोल्डर माउंट्स करें। यदि आप कर सकते हैं, तो रॉकेट या कोई अन्य चीज लगाएं जो भारी प्रहार करती हो। जैसा कि आपने कहा, मेरे जीतने की एकमात्र संभावना तभी है जब मैं क्रिस्टोफर को पहले मुक्का मार दूं। सिर हिलाते हुए वेस तुरंत काम पर चला गया। उसने रॉकेट लॉन्चर माउंट की उसी जोड़ी का चयन किया जिसे उसने पहले से ही किर्बी के कंधे पर लगा रखा था। समय की कमी के कारण उन्होंने पिछले माउंट को बदलने या फिर से भरने की जहमत नहीं उठाई, जो एक तात्कालिक बूस्टर में बदल गया।
इसके बाद भी किर्बी के पास कुल मिलाकर 5 रॉकेट पॉड रह जाएंगे, जो कि अगर लगातार फायर किया जाए तो निकट सीमा पर मौजूद किसी भी मशीन को नष्ट कर देगा। वेस ने काम को समय पर पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, यहाँ तक कि मुख्य टूर्नामेंट में बहुत सारे मैच बर्बाद हो गए, जबकि प्रशंसकों की भीड़ अपने पसंदीदा पायलटों के नाम चिल्ला रही थी। वेस ने किर्बी को वापस जीवन में लाने के लिए खुद को पूरी तरह से चिंतित किया। उन्होंने जितना संभव हो सके अपनी भावनाओं को काम में डाला, यह आशा करते हुए कि यह संभावित चैंपियनों को उनके सिंहासन से उतार सकता है। उनकी घंटे भर की उन्मत्त छेड़छाड़ का परिणाम यह हुआ कि एक भारी मेक जिसके कंधों पर 2 कच्चे रॉकेट लॉन्चर लगे हुए थे, स्ट्रीमलाइन लेजर माउंट के विपरीत बॉक्सी बड़े आकार के रॉकेट पॉड्स ने किर्बी का वजन काफी कम कर दिया। अपनी पीठ पर लगे पॉड्स के साथ किर्बी अपने वजन वितरण में खतरनाक रूप से शीर्ष पर थी। मैं संतुलन के बारे में कुछ नहीं कर सकता, वेस ने चार्लोट को चेतावनी दी, क्योंकि वे हाथ बदलने के काम पर आगे बढ़ रही थी। आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा और अपने आप को कभी भी झुकने नहीं देना होगा। सही, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। हाथ पर काम वेस की सोच से भी अधिक तेजी से और घटिया तरीके से आगे बढ़ा। उसने व्यावहारिक रूप से किर्बी के कंधे के सॉकेट से क्षतिग्रस्त तोप की भुजा को तोड़ दिया, जिससे वे और भी अधिक क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वेस ने इस समय शायद ही इसकी परवाह की। उन्होंने सॉकेट का निरीक्षण किया और जो भी मलबा बचा था उसे तुरंत हटा दिया। फिर उसने हिस्सों के ढेर से एक सामान्य भारी मेक आर्म उठाया और जल्दी से इसे खाली कंधे की गुहा में स्थापित कर दिया। यहाँ तक कि जैसे ही मुख्य टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खत्म होना शुरू हुआ, वेस ने बिना परीक्षण किए सभी आवश्यक केबलों को जल्दी से जोड़ दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने खाली हाथ में जानकारी और शक्ति का ठीक से आदान प्रदान किया है। उन्होंने बाह की फाइन ट्यूनिंग और कैलिब्रेशन को पूरी तरह से छोड़ दिया, जो उनके पेशे में एक बड़ा वर्जित था। एक हाथ जो ठीक से ट्यून नहीं किया गया था, वह एक मेक पायलट को एक कच्चे कृत्रिम की तरह महसूस हुआ। हाथ की प्रतिक्रियाशीलता को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसकी मदद नहीं की जा सकी। प्रतियोगिता ने वेस को हर उस कोने को काटने के लिए प्रेरित किया जो उसे मिल सका। उद्घोषक पहले से ही भीड़ को उत्साहित करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वेस ने चार्लोट से पूछा था कि वह अपनी नई बाह के लिए कौन सा हथियार चलाना चाहती है। और अब फ्यूजन कप के अंतिम दौर के लिए तैयार हो जाइए। भव्य पुरस्कार कौन जीतेगा? क्या यह ब्राइट रिपब्लिक के जुड़वां सितारे होंगे, शक्तिशाली क्रिस्टोफर यांग और प्रतिभाशाली एडविन मैकेनी, या फिर कमजोर चार्लोट हॉफमिस्टर और वेस लार्किंसन एक बार फिर लेडी लक के साथ जीत हासिल करेंगे? माना वेस उद्घोषक को फाइनल को शानदार बनाने के लिए पुरस्कार दे सकता है। मैच का नतीजा अनुकूल रहा या नहीं, कोई नहीं जानता। वेस ने अपनी संभावनाओं का विश्लेषण करने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत किर्बी को एक भारी टावर ढाल दी और उसे चार्लोट के पास भेज दिया। दोनों पायलट अपने कॉकपिट में घुस गए और मैदान में प्रवेश कर गए। उनके निर्धारित स्थान पर खड़े होने के बाद सुरक्षा स्क्रीन सक्रिय होगी और दर्शकों को होने वाली हिंसा से बचाया गया। प्रारंभ। क्रिस्टोफर के स्ट्राइकर ने पिछले मैच की तरह ही लोड आउट किया, जो उनकी टीम की ओर से एक उत्कृष्ट निर्णय था। भारी मशीनों को अलग करना कठिन हो सकता है, और चार्लोट जैसी अच्छी पायलट कीमत चुकाए बिना किसी दुश्मन को करीब नहीं आने देगी, जैसा कि उसने अपने पहले 2 मैचों में साबित किया था। मैच के पहले सेकेंड में हुआ हर किसी की उम्मीदों के अनुरूप। चार्लोट ने अपनी टावर ढाल को फिलहाल किनारे रखते हुए अपनी एकमात्र बाह की तोप से फायर किया। तोप ने क्रिस्टोफर की मोटी छाती के कवच के खिलाफ सीधा विस्फोट किया,
लेकिन केवल बहुत सारी कालिख और एक उथला गड्ढा छोड़ने में कामयाब रही। चार्लोट ने अपनी तोप के दोबारा लोड होने का इंतजार किया और फिर से उसी स्थान पर गोली चलाई और थोड़ा और गहराई तक जाने में कामयाब रही। ओह, यह क्या है? क्रिस्टोफर नग्न रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को उकसा रहा है। वह बिल्कुल भी चकमा देने की रहमत नहीं उठा रहा है। क्रिस्टोफर के दिल का नग्न अहंकार खुलकर सामने आ गया। स्ट्राइकर धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। प्रत्येक गोला जो उसकी छाती पर फटा केवल कवच की सतही क्षति से निपटने में कामयाब रहा। आंतरिक हिस्से पूरी तरह अप्रभावित रहे। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। अपने कंधों से रॉकेट लॉन्च करते समय चार्लोट निराशा से चिल्लाई। उसने वास्तव में उन्हें इष्टतम से थोड़ा आगे निकाल दिया, लेकिन शायद उसने सोचा कि क्रिस्टोफर द्वारा अपना पैटर्न बदलने से पहले अपना कदम बढ़ाना बेहतर होगा। गलत, लेकिन शक्तिशाली रॉकेट सीधे आगे की ओर उड़े। अधिकांश ने खाली हवा या मैदान की सुरक्षा स्क्रीन के अलावा किसी और चीज पर प्रहार नहीं किया। जो रॉकेट क्रिस्टोफर की मशीन से टकराए उससे उनकी क्षति फैल गई, जिससे मशीन थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई लेकिन फिर भी पूरी तरह से बरकरार रही। वेस यह देखकर अचंभित हो गया। एक ढाल के कवच का उपचार करना एक बात थी, लेकिन केवल आधे दिन के समय में एक में की संपूर्ण कवच योजना को समायोजित करना दिमाग को चकरा गया। यह एक नौसिखिया में एक डिजाइनर की क्षमता से परे है। ब्राइट रिपब्लिक के मानकों में एडविन कम से कम एक यात्री है। शायद वह 7 गुरुवार है। यह पहली बार था जब उसे सचमुच महसूस हुआ कि वह एक कुएं का मेंढक है। आकाश गंगा में असीमित आश्चर्य और अनगिनत खजाने थे। हालांकि इससे उन्हें यह स्वीकार करने में परेशानी हुई कि उनकी वर्तमान क्षमताएं एडविन की छाया को भी नहीं छू सकती हैं। उन्हें विश्वास था कि एक डिजाइनर सिस्टम उन्हें समय के साथ बड़ी और व्यापक आकाश गंगा के मानकों तक खींच सकता है। मुझे आश्चर्य है कि सिस्टम कैसा काम कर रहा है। मेरी कोम यूनिट में थोड़ा तंग और अकेलापन महसूस हो रहा होगा। हालांकि बेनथीम ने हर आगंतुक का मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। वेस को कोई भ्रम नहीं था कि उसके अधिकांश कार्यों की निगरानी की गई थी। शायद वह एक वास्तविक मानव से व्यक्तिगत ध्यान की गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि कैमरे, माइक्रोफोन और अनगिनत अन्य सेंसर से दर्जनों या सैकड़ों स्वचालित कार्यक्रम उसे ट्रैक कर रहे थे। केवल अपनी कार्यशाला की सुरक्षा में जहां उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया था, क्या उन्होंने सिस्टम को सक्रिय करने में वास्तव में सुरक्षित महसूस किया था? मेरे सिस्टम को मेरी कोम यूनिट में बंद रखना भाग्य को लुभाने वाला है। एक बार यह कठिन परीक्षा समाप्त हो जाने पर मुझे सिस्टम को स्थापित करने के लिए एक बेहतर समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी स्थिति में क्रिस्टोफर अपनी इष्टतम सीमा तक पहुंच गया। एक हाथ से उसने अपने फ्लेमेथ्रोवर को सक्रिय किया और दूसरे हाथ से उसने अपने स्टबी हीट प्रोजेक्टर को चलाया। दृश्य और अदृश्य गर्मी की लहरें एक दूसरे के साथ मिलकर चार्लोट के व्यावहारिक रूप से स्थिर फ्रेम से टकरा गईं। अधिकांश गर्मी ढाल द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, लेकिन इसकी घटिया सामग्री के कारण इसकी आगे की ओर की परतें पहले ही पिघलनी शुरू हो गई थीं। क्रिस्टोफर ने लगातार एक ही स्थिति से अपने हथियार दागे, जिससे अनिवार्य रूप से गर्मी से ढाल क्षतिग्रस्त हो गई। चार्लोट ने अपनी एकमात्र तोप से फायरिंग जारी रखी, लेकिन धीरे धीरे घोंगे की गति से छाती के कवच की परत दर परत उतरती गई। इसने वास्तव में पूरी भीड़ को प्रभावित किया कि क्रिस्टोफर की मशीन ने कितनी अच्छी तरह से अवरोध का सामना किया। यह देखकर कि उसके गोले बिना किसी प्रयास के तितर बितर हो गए, चार्लोट हताशा में चिल्लाई और आगे बढ़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से टावर ढाल ने किर्बी को बहुत अधिक नीचे गिरा दिया, लेकिन बोझ के बिना भी क्रिस्टोफर ने आसानी से दूरी बढ़ा दी।
यह विकृत था कि कैसे क्रिस्टोफर की मशीन का कवच चार्लोट के कवच जितना ही अच्छा था, लेकिन वजन का केवल एक अंश था। किर्बी की धीमी मौत के कारण मैच खत्म हो गया। शार्लेट की बैलिस्टिक तोप अंततः खराब हो गई क्योंकि मैच को अंदर से पकाने वाली सारी गर्मी के कारण उसे आंतरिक क्षति हुई। यह उसके प्रतिद्वंद्वी के मैक को मारने की उसकी संभावनाओं के अंत का संकेत था। और हमारे पास एक विजेता है। फ्यूजन कप के प्रमुख विजेता क्रिस्टोफर यांग और एडविन मैकेनी है। वीरतापूर्ण संघर्ष करने के लिए लार्किंसन और हॉफमिस्टर को बधाई। कृपया इसे हमारे गृहनगर लड़के और लड़की के लिए छोड़ दें। शायद यह स्वीकार करते हुए कि इस प्रतियोगिता का संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया था, दर्शकों ने वेस और चार्लोट के अंत तक लड़ने के प्रयासों की सराहना करते हुए तालियां बजाईं। किसी तरह वेस को लगा कि उसकी अधिकांश निराशाएं दूर हो गई हैं। उन्होंने एक विशिष्ट संस्थान में अध्ययन करने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने और अपने लाभ के लिए अपने उन्नत ज्ञान का उपयोग करने की अनुचितता पर काबू पा लिया। दूसरा स्थान काफी अच्छा है, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी पहले स्थान पर शीर्ष पर प्रतिस्पर्धा करने का इरादा नहीं किया था। उस पर रखे गए सभी ध्यान से वेस को आशा हुई कि उसे भीड़ में एक ग्राहक मिल जाएगा, जबकि एडविन ने स्थानीय मंच दृश्य में अपना जबरदस्त प्रभुत्व साबित किया। वह बहुत अब्रापे था। हर कोई अनुमान लगा सकता था कि वह था बड़ी चीजों के लिए है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने पूरे जीवनकाल में कभी भी गणतंत्र नहीं छोड़ा, वेस ने भाग्य और कौशल से दो विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हुए एक सम्मानजनक लड़ाई लड़ी। खैर, अधिकतर कौशल। यदि आपके पास एक उचित में एक डिजाइनर के रूप में काम करने की योग्यता नहीं है तो आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए बीच में आईं, आयोजकों ने पास में ही एक मंच बना दिया। वे उद्घोषक के अपना भाषण समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे अपने पुरस्कार स्वीकार कर सकें। तो क्या आप मुझे संकेत दे सकते हैं कि आपने क्रिस्टोफर की मशीन को इतना टिकाऊ कैसे बनाया? विशिष्ट मेक डिजाइनर ने वेस की ओर ऐसे देखा मानो वह कोई अयोग्य कीड़ा हो। ठीक है, तो आप बात नहीं करना चाहते हैं? वेस ने अजीब ढंग से टिप्पणी की और सावधानी से पीछे हट गए। उनकी ठंडी बातचीत के विपरीत उनके साथी ने क्रिस्टोफर के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की। युद्ध में अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताते समय युवक ने मित्रतापूर्ण मुस्कान दिखाई। ऐसा नहीं था कि उसकी रणनीति की अत्यधिक श्रेष्ठता के कारण उसे बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। उद्घोषक ने सबसे पहले उस टीम को तीसरा स्थान प्रदान किया जो दूसरे दौर में वेस और चार्लोट से हार गई थी। हालांकि अलेक्जेंडर और माइकल की मशीन किर्बी के अविश्वसनीय वजन से कुचल गई थी, लेकिन थोड़ी सी भी क्षति होने पर मशीन की परिचालन क्षमता बरकरार रही। तीसरे स्थान के लिए उनके प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टोफर की विनाशकारी गर्मी आयुध के खिलाफ हार गए थे, जिसका मतलब था कि पूरी मशीन अविश्वसनीय गर्मी से आधी हो गई थी। जब ऐसी क्षति पूरे मेक में फैल गई तो उसकी मरम्मत करना एक दुस्वप्न था और वेस ने मेक डिजाइनर को खोने के लिए खेद नहीं व्यक्त किया। माइकल ड्यूमोंट ने अलेक्जेंडर के झड़पकर्ता को उस बिंदु तक ठीक करने का अच्छा काम किया जहां से वह राइफल चला सकता था। और अब रजत पदक के विजेताओं के लिए कृपया हमारी युवा प्रतिभाओं वेस लार्किंसन और चार्लोट हॉफमिस्टर का स्वागत करें। जब दोनों युवा स्नातक मंच पर चढ़े और अपने सामने चल रहे केस से रजत पदक स्वीकार किया तो तालियों की गड़गड़ाहट बहुत तेज हो गई। अपने चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हुए वे दोनों खुशी से भीड़ की ओर हाथ हिला रहे थे। वेस ने पाया कि एक बार के लिए सराहना पाना बुरा नहीं था। इस उत्सव ने वास्तव में उनके मूड को बेहतरी के लिए प्रभावित किया। रिपब्लिक में आयोजित पहले फ्यूजन कप में एक स्मारक पदक प्राप्त करने के अलावा
हमारे दो विजेताओं को ब्राइट रिपब्लिक द्वारा अनुभवी स्थिति के समान बेहतर उपचार के साथ साथ 2 लाख क्रेडिट का नकद पुरस्कार भी मिलेगा। नकद पुरस्कार एक अच्छा आश्चर्य था, लेकिन वेस को व्यवसाय की भारी लागत से निपटने के लिए यह एक बड़ी गिरावट थी। इसने पिछले साल की मेक डिजाइन प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि को भी स्पष्ट रूप से कम कर दिया। उन्हें इस बात से आश्चर्य हुआ कि रिपब्लिक ने वास्तव में उन दोनों के साथ बेहतर व्यवहार किया। यहाँ तक कि जब चार्लोट ने ये शब्द सुनने तो वह काफी उत्साहित हो गई। आमतौर पर केवल यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के चैंपियनों को ही बेहतर व्यवहार मिलता था। लानत है, तो मैं अब एक अनुभवी की तरह घूम सकता हूँ? उसने स्वप्न में पूछा। दिग्गजों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी कई वर्षों की सेवा के भुगतान के रूप में कई छोटे लाभों का आनंद लिया। हाँ हाँ, मेरे सभी सहपाठियों को मुझे रास्ते का अधिकार देना होगा। मैं पारगामन जहाज पर चढ़ने वाले पहले यात्रियों में से एक हो सकता हूँ। यदि मैं इस वर्ष मेककोर में प्रवेश करता हूँ तो मुझे अपने मैच को दलाल करने का भी मौका मिलेगा। वेस को ऐसे सामाजिक शिष्टाचार की बहुत कम परवाह थी। उन्हें इस बात की अधिक परवाह थी कि बेहतर व्यवहार उन्हें परमिट के लिए आवेदन करने या जीवित गोला बारूद के निर्माण के अधिकार जैसे मामलों में सरकार द्वारा ढीले नियमों और अधिक अनुकूल व्यवहार का अधिकार देता है। हालांकि वेस अभी क्लाउडी कर्टेन की ग्रहीय सरकार तक पहुंचने वाला नहीं था, लेकिन उसने भविष्य में अपने कार्यों का विस्तार करने की आवश्यकता होने पर विवरणों को ध्यान में रखा। स्वाभाविक रूप से वेस वास्तव में एक अनुभवी नहीं था, जिसने गणतंत्र की रक्षा में कुछ भी योगदान नहीं दिया। हालांकि विशेष उपचार हिक्स को प्रभावित कर सकता है, लेकिन दर्शकों में अधिक प्रतिष्ठित लोग शायद ही प्रभावित हुए हों। कोई भी छोटी सी मदद करता है। वेस ने मन ही मन बुदबुदाया क्योंकि उसने पहले से ही संभावित ग्राहक के लिए दर्शकों को स्कैन कर लिया था। मैं नहीं मानता कि मेरे काम से कोई प्रभावित हुआ है। उनका असली संघर्ष अब शुरू हुआ। बैंक द्वारा 5 मिलियन क्रेडिट ब्याज भुगतान की मांग करने में केवल आधा महीना बचा था। वेस को अपने मे के लिए बाजार ढूंढना था। मार्क एंटनी अपने आप बिकने वाला नहीं था।